Hello everyone and welcome to online educational platform of Synthesis. Synthesis fastest growing institute of North India और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री मेंटर भावना। अगर आप हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सिंगडीजी ऐप को डाउनलोड कीजिए जो कि आपको गूगल प्ले पे इजीली अवेलेबल है। हमारे कोर्सेज जो है उनकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं। मेडिकल कोर्सेज जो है हमारे डायनामिक है जो टारगेट मेडिकल के लिए है। मोमेंटम कोर्स जो है हमारा वो 12th बायो के लिए है। एंथेसिस कोर्स जो है हमारा वो 11th बायो के लिए है। इसी तरीके से इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं वो इस तरीके से हैं। थ्रस्ट कोर्स जो है वो हमारा टारगेट मैथ्स के लिए है। इंटेंसिटी जो है वो 12th मैथ्स के लिए है और इम्पल्स जो है वो 11th मैथ्स के लिए है। और ये हमारे सिंडीजी ऐप का फ्रंट पेज रहेगा। हाँ जी, मेडिकल कोर्सेज की जो प्राइसेस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। डायनेमिक कोर्सेज की प्राइस है जो टारगेट बायो के लिए है 7080 पर मंथ। देन मोमेंटम कोर्सेज की प्राइस है 5900 पर मंथ एंड एंथेसिस कोर्सेज की प्राइसेस है 4720 पर मंथ। इंजीनियरिंग कोर्सेज की प्राइसेस, थ्रस्ट कोर्स की प्राइस है हमारी 7080 पर मंथ। इम्पल्स कोर्स की प्राइस है हमारी 2360 पर मंथ एंड इंटेंसिटी की प्राइस है हमारी 2360 पर मंथ। फॉर मोर डिटेल्स आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। विजिट www.synthesis.ac.in। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 918003094891 #92 #93। विजिट यूट्यूब सिंथेसिस इंस्टीट्यूट। लाइक अस ऑन फेसबुक synthesis.ac.in। हाँ जी, हमारे लास्ट जो 15 ईयर्स है उसमें हमने सिलेक्शंस दिए हैं 1828 जो स्टूडेंट है हमने नीट गवर्नमेंट एमबीबीएस सिलेक्शन दिए हैं। 189 हमने एम्स में सिलेक्शन दिए हैं। 175 एनआईटी और आईआईटी में हमने सिलेक्शंस दिए हैं। मोर देन 15% जो स्टूडेंट्स हैं वो हमने सिलेक्शन दिए किसमें, एमबीबीएस में, एनआईटी में और आईआईटी में। और 85% और अबव नीट जो है 2020 क्वालिफाइड है। एंड हमारे हेड ऑफिस का एड्रेस है ज्ञान टावर नियर शिववाड़ी रोड बीकानेर। और अगर आप भी अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ सिंथेसिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। Hello students, how are you all? I hope you all are doing absolutely great. Welcome back to Synthesis online classes और मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री मेंटर भावना। हम पढ़ने जा रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। आज हम वन शॉट में पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री, यानी कि एक ही शॉट में कर देंगे सरफेस केमिस्ट्री के सभी डाउट्स का क्लैरिफिकेशन। चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज व्हाट वी मीन बाय सरफेस केमिस्ट्री। आखिर सरफेस केमिस्ट्री है क्या? हमने पढ़ा है सरफेस केमिस्ट्री जो है वो क्या होती है, सरफेस का फिनोमिना है। ठीक है, हम जो है सॉलिड स्टेट के अंदर क्या पढ़ते थे बच्चों, स्टडी ऑफ बल्क ऑफ सॉलिड। ठीक है, सॉलिड के बल्क की स्टडी पढ़ते हैं। इसी तरीके से लिक्विड स्टेट में लिक्विड के बल्क की स्टडी पढ़ते हैं। इसी तरीके से गैसीय स्टेट में गैस के बल्क की स्टडी पढ़ते हैं। ठीक है, सबके बल्क की स्टडी पढ़ रहे हैं। पर अगर जो है सबके बल्क की स्टडी हम इनमें पढ़ रहे हैं तो सरफेस की स्टडी कब पढ़ेंगे, है ना। तो इसीलिए हमें जो सरफेस केमिस्ट्री दी गई जिसमें हम सरफेस के जितने भी फिनोमिनाज जो हैं उनको हम रीड करेंगे किसमें, सरफेस केमिस्ट्री में। किसमें, सरफेस केमिस्ट्री में हम सरफेस के सभी फिनोमिनाज को रीड करेंगे। अब इस चैप्टर में जो है हमें इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें ए पार्ट में हमारा एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन के बारे में क्या क्या जो है बातें कही गई हैं, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन किन किन ग्राफ से निकल के आता है, उसका प्रेशर से क्या रिलेशन है, उसका टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, ये सब हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन के अंदर। एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे पास आएगा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो है वो कैसे काम करते हैं, कैटलिस्ट होते क्या हैं, किस किस रिएक्शन के लिए कौन कौन से कैटलिस्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हमारा आएगा कोलाइड। कोलाइड सॉल्यूशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं और ये कौन कौन सी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन कौन सी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन से इनके बनाने के तरीके हैं, प्योरीफाई के तरीके हैं, ये सब हम पढ़ेंगे कोलाइड्स के अंदर। चलिए लेट्स बिगिन विद एब्जॉर्प्शन। पहली बात करते हैं कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। 2 फिनोमिना होते हैं हमारे पास, एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है अब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब्जॉर्प्शन जो है वो फिनोमिना बल्क का फिनोमिना है, एब्जॉर्प्शन जो है वो एक सरफेस फिनोमिना है। ठीक है, अब होगा क्या, देखिए आपको कुछ भी नहीं देखना है, कोई परिभाषा कोई डेफिनेशन याद नहीं करनी है, सिर्फ इन दोनों डायग्राम्स को अच्छे से देखिए। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर मैंने जो क्या किया है, सिर्फ सरफेस की स्ट्रक्चर बनाई है। बल्क में ये बिल्कुल हॉल है, इसमें बल्क में कुछ भी नहीं है, खाली है। ठीक है,
दैट मीन्स सरफेस का जो फिनोमिना होता है एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज एट सरफेस, तो वो क्या कहलाता है? एड्सॉर्प्शन। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए बल्क में है, यानी कि सब कुछ फिल किया हुआ है, तो क्या हुआ? एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज एट बल्क। अगर बल्क में मॉलिक्यूलर स्पीशीज की बात की जाए तो वो होगा अब्जॉर्प्शन, और अगर सरफेस पे की जाए तो वो होगा एड्सॉर्प्शन। अब चूंकि हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें अब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ना, हमें यहाँ पे एड्सॉर्प्शन पढ़ना है, ठीक है। एड्सॉर्प्शन के बाद क्या होता है कि एड्सॉर्प्शन के लिए दो टर्म्स होती है, ठीक है। एड्सॉर्प्शन के लिए दो टर्म्स हम मेन पढ़ते हैं, एक तो होता है एड्सॉर्बेंट और एक होता है एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेट, ठीक है। क्या होता है एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट? देखिए एड्सॉर्बेट आपको डायग्राम से शो हो रहा है, यहाँ पे जो है क्या है? ये सरफेस प्रोवाइडर। एड्सॉर्बेंट जो है वो हमारा सरफेस प्रोवाइडर है, उसने अपनी सरफेस जो है वो प्रोवाइड करवाई। एड्सॉर्बेट जो है वो ऑक्यूपायर है, उसने जाकर उसको सरफेस को ऑक्यूपाई किया, उसने जाकर सरफेस को ऑक्यूपाई किया। तो एड्सॉर्बेंट जो है वो मेरा, ये मेरा क्या है? सरफेस प्रोवाइडर, सरफेस प्रोवाइडर। चलिए, और ये जो है वो मेरा है सरफेस ऑक्यूपायर, सरफेस ऑक्यूपायर, जो सरफेस को ऑक्यूपाई करता है और जो सरफेस प्रोवाइड करता है एड्सॉर्बेंट। तो ये बात हुई एड्सॉर्बेट की, एड्सॉर्बेंट की। उसके बाद एक और टर्म आती है हमारे पास एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब्जॉर्प्शन हमने पढ़ लिया क्या है, एड्सॉर्प्शन भी हमने पढ़ लिया क्या है, एड्सॉर्बेंट पढ़ लिया, एड्सॉर्बेट पढ़ लिया। अब बात आती है एब्जॉर्प्शन की। अब ये क्या होता है? देखिए इसके अंदर क्या है कि डायग्राम से शो हो रहा है कि सरफेस फिनोमिना भी लग रहा है, ठीक है, बल्क फिनोमिना भी लग रहा है, यानी कि इसमें एड्सॉर्प्शन भी होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा, ठीक है। क्या है? सरफेस फिनोमिना भी लग रहा है, बल्क फिनोमिना भी लग रहा है, दैट मीन्स एड्सॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन दोनों को मिला के हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। दूसरी टर्म मेरे पास आती है डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन नाम से पता चल रहा है। अब एड्सॉर्प्शन में क्या है? मॉलिक्यूल्स जो है वो आकर चिपक रहे हैं इस सरफेस की तरफ, और एड्सॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन में क्या है? डिसॉर्प्शन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दूर जा रहे हैं, दैट मीन्स उसका अपोजिट, एड्सॉर्प्शन का अपोजिट इज डिसॉर्प्शन, ठीक है। और एड्सॉर्प्शन प्लस अब्जॉर्प्शन इज सॉर्प्शन, ओके, क्लियर। चलिए बहुत इजी सी टर्म्स थी, नॉर्मली पूछी भी नहीं जाती, बट हम जो है क्लियरिफाई करते हुए चलेंगे तो मे भी हमें जो है आगे जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें एक टर्म्स जो है हमारी काम आएंगी। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्या होता है मैकेनिज्म? देखिए ये मेरे पास बल्क का फिनोमिना है, पूरा फुल किया हुआ है, ठीक है। ये मेरे पास सरफेस है जो कि सिर्फ सरफेस पर इसमें जो है पार्टिकल्स हैं, ओके। अब देखिए इसमें जो बल्क वाला है, इसमें यहाँ अपवर्ड की तरफ फोर्स लग रहा है। मान लीजिए मैंने ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये वाला जो पार्टिकल है जो है वो मैंने चूज कर लिया। अब इस पार्टिकल में ऊपर की तरफ अपवर्ड एक फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड एक फोर्स लग रहा है, दैट मीन्स ये एक दूसरे को कर रहे हैं कैंसिल, ओके। इसी तरीके से लेफ्ट की तरफ एक फोर्स लग रहा है, राइट की तरफ एक फोर्स लग रहा है, तो ये भी एक दूसरे को कर देते हैं कैंसिल। हो गए कैंसिल, तो सब कैंसिल हो गए, दैट मीन्स इसमें क्या हो गया? एफ नेट इज इक्वल टू, इसमें हो गया 0, एफ नेट इज इक्वल टू हो गया 0, फोर्स जो है 0 हो गया क्योंकि सबने जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। ये बात थी बल्क की। अब बात करते हैं सरफेस की। सरफेस के केस में क्या होगा? देखिए डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, हाँ जी लग रहा है, लेफ्ट में फोर्स लग रहा है, राइट में फोर्स लग रहा है, तो एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल आउट, ओके। डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है बट ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है, तो अपवर्ड कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और अपवर्ड कोई फोर्स नहीं लग रहा है, दैट मीन्स ये तो कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा जो है एक फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स रह जाएगा, जिसे कहते हैं अनबैलेंस्ड रिड्यूस्ड फोर्स, ठीक है, अनबैलेंस्ड रिड्यूस्ड फोर्स। चलिए अब इसका फोर्स जो है वो जो है कि ये क्या कहेंगे, बैलेंस नहीं हो पाया। अगर ये बैलेंस नहीं हो पाया तो इसको बैलेंसिंग के लिए क्या करेगा? बैलेंसिंग के लिए क्या करेगा कि ये अपने आसपास के जो मॉलिक्यूल्स है, आसपास के जो पार्टिकल्स है, उन सबको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो बाहर जो है वो पार्टिकल्स घूम रहे हैं, उनको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। उनको अट्रैक्ट करने के बाद ये अपनी सरफेस पे उनको चिपका लेगा, अपनी सरफेस पे उनको चिपका लेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे वहाँ पे मैंने बात की थी एफ नेट इज इक्वल टू 0। अब इसके लिए एफ नेट इज इक्वल टू, इसके लिए तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। जीरो नहीं हो सकता एफ नेट इज इक्वल टू इसमें। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो फोर्स है वो दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे। जो डाउनवर्ड फोर्स है उसके अपोजिट कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, तो एफ नेट इज इक्वल टू नॉन जीरो है। ठीक है, अब देखिए, अब ये अट्रैक्शन करेगा, इनको अपने ऊपर चिपका लेगा। ठीक है, अट्रैक्शन होगा तो चिपकाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एब्जॉर्प्शन जो है वो मेरा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो यहाँ से बात निकल के आई है कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो क्या होगा, डेल एच इज इक्वल टू नेगेटिव, डेल एच जो है वो नेगेटिव होगा। इतनी बात समझ में आई है। चलिए अब नेक्स्ट चीज ये आती है यहाँ पे बच्चों कि अगर डेल एच इज इक्वल टू नेगेटिव है, ये इनको अट्रैक्ट करेगा। पहले क्या था, पहले ये बहुत इजीली रैंडमनेस के साथ घूम रहे थे, कोई बाउंडिंग नहीं थी, जहां मर्जी चाहे जा रहे थे, जहां मर्जी से आ रहे थे। ठीक है, जब भी आ रहे थे सब कुछ था। अब क्या हुआ, इन्होंने अट्रैक्ट किया तो ये बाउंड हो गए। ठीक है, अब क्या है, ये जब बाउंड हो गए तो ये हर जगह नहीं घूम सकते। ठीक है, इसमें रैंडमनेस ज़्यादा थी, इसमें रैंडमनेस कम हो गई। रैंडमनेस ज़्यादा तो एंट्रोपी ज़्यादा, रैंडमनेस कम तो एंट्रोपी कम। तो एंट्रोपी की वैल्यू भी यहाँ पे हो जाएगी डेल एस इज इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, तो डेल एस इज इक्वल टू ऑल्सो नेगेटिव, डेल एच हमारा पहले ही नेगेटिव था। ठीक है, दो टर्म्स हमारे पास आ गई है, डेल एस नेगेटिव, डेल एच नेगेटिव। अब हमें ये हमेशा याद रखना है कि एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस के लिए डेल एस भी नेगेटिव होता है, एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस के लिए डेल एस भी नेगेटिव होता है। चलिए, डेल एस की बात हो गई, डेल एच की बात हो गई। अब बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी का क्या केस रहता है, देखिए एंट्रोपी, एंथैल्पी एंड एनर्जी देखते हैं किसकी, एड्सॉर्प्शन की। एंट्रोपी एंथैल्पी हम देख चुके हैं, नेगेटिव नेगेटिव होती है। बात करते हैं एनर्जी। ठीक है, एनर्जी जो है डेल जी जो है, ठीक है, डेल जी जो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होता है, इज लेसर देन जीरो, यानी कि नेगेटिव होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल जी जो होता है वो नेगेटिव होता है, हमें सबको पता है। और ये एक क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है एब्जॉर्प्शन, तो इसके लिए डेल जी जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब इसके लिए कोई लंबी चौड़ी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि एब्जॉर्प्शन के लिए डेल जी भी नेगेटिव होता है, एब्जॉर्प्शन के लिए डेल एच भी नेगेटिव होता है, एब्जॉर्प्शन के लिए डेल एस भी नेगेटिव होता है। मैं यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट के लिए आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ऐसा कैसे होता है। बाकी आपको याद ये 3 टर्म्स ही रखनी है कि तीनों जो है वो उसमें नेगेटिव होते हैं। ठीक है, बात आती है डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। अब ऐसा क्या होता है, देखिए ये हमारा नेगेटिव है, ओके, ये हमारा नेगेटिव है, ओके, ये टेम्परेचर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव इज नेगेटिव। ठीक है, ये भी नेगेटिव है। अब ये मेरा नेगेटिव, ये भी मेरा नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकती हूँ, डेल इज इक्वल टू डेल एच प्लस टी डेल एस। ठीक है, ये लिख सकती हूँ, हाँ जी मैंने लिख दिया। अब क्या है, मुझे इसको नेगेटिव करना है, ये मेरा नेगेटिव है। अब जो है नेगेटिव वाले को, अगर मुझे नेगेटिव साइन चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, नेगेटिव वाले को ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना। अगर कोई नेगेटिव साइन है, यहाँ मान लीजिए +6 है, ठीक है, +6 है और सॉरी -6 है, +4 है। अब आपको क्या है, इसमें आपको माइनस की वैल्यू मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, नेगेटिव की वैल्यू ज़्यादा है। तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव की वैल्यू हमें चाहिए ज़्यादा, तो नेगेटिव की वैल्यू ज़्यादा चाहिए तो हमें एच की वैल्यू चाहिए ज़्यादा, और एच की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो प्रोसीजर कौन सी होगी, अब्जॉर्प्शन। जिस केस में एच की वैल्यू ज़्यादा होगी वो प्रोसीजर हो जाएगी अब्जॉर्प्शन। ओके, कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट है डेल एच इज इक्वल टू टी डेल एस। ये कैसे हुआ, जब एब्जॉर्प्शन भी हो जाए अब्जॉर्प्शन भी हो जाए। ठीक है, डेल जी इज इक्वल टू हो जाए 0 तो एब्जॉर्प्शन भी हो जाए एब्जॉर्प्शन भी हो जाए। ये मेरा माइनस का, ये मेरा प्लस का, ये मेरा प्लस का, ये मेरा माइनस का, तो मुझे इसको 0 करने के लिए इनको इक्वल करना होगा। मैंने इनको इक्वल कर दिया तो मेरे पास हो गया इक्विलिब्रियम, एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू अब्जॉर्प्शन। तो इस केस में इक्विलिब्रियम आता है, एब्जॉर्प्शन जो है वो इक्वल होता है अब्जॉर्प्शन।
ओके। अब थर्ड केस मेरा आता है डिसऑर्प्शन का। डिसऑर्प्शन के केस में क्या होता है, बहुत लंबे समय बाद देखा जाता है कि जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है आकर सरफेस पर चिपक जाते हैं तो डिसऑर्प्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। या अभी हम पढ़ेंगे लेग्यूमर और फ्रेंडलिक जो आइसोथर्म पढ़ेंगे उसमें भी इस चीज़ को क्लियर करेंगे। तो क्या है कि बहुत लंबे समय के बाद डिसऑर्प्शन शुरू हो जाता है और डिसऑर्प्शन के केस में क्या होता है, टी डेल एस जो है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डेल एच, ओके। अब ये तो मैंने आपको थियोरेटिकल पोर्शन पूरा पढ़ा दिया। बात इसमें याद करने वाली क्या है, डेल एच डेल टी और हमारे पास डेल एच डेल एस और डेल जी, तीनों जो है वो नेगेटिव रहते हैं एब्जॉर्प्शन के केस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के टाइप्स, पहला है फिजिजॉर्प्शन, दूसरा है केमिजॉर्प्शन, ओके। कि फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन होगा क्या, देखिए फिजिजॉर्प्शन में क्या है कि अब यहाँ पे बात हो रही है फोर्सेस की। फोर्सेस है तो कौन सा फोर्स, फिजिजॉर्प्शन में जो है वीक फोर्सेस होते हैं, दैट इज वीक वंडर वॉल फोर्सेस, वंडर वॉल फोर्सेस, इसमें वंडर वॉल फोर्सेस होते हैं। और इसी तरीके से केमिजॉर्प्शन जो है, केमिजॉर्प्शन जो है उसमें केमिकल फोर्सेस होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। केमिकल बॉन्ड्स हैं तो इसमें जो है फोर्सेस जो हैं वो क्या होंगे, वो केमिकल बॉन्ड के कारण फोर्स जो हैं उसके कौन से होंगे, दैट इज आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। तो उनमें क्या है फोर्सेस स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगे, इसमें वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। एंथैल्पी जो होती है फिजिजॉर्प्शन के लिए बहुत कम होती है क्योंकि वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं तो 280 kJ मोल इनवर्स जो है वो इसकी एंथैल्पी होती है। और इसी तरीके से अगर इसकी देखी जाए तो एज कम्पेयर टू फिजिजॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होती है, एज 80 to 240 kJ मोल इनवर्स, ठीक है। आगे है टेम्परेचर, इसके लिए फेवरेबल टेम्परेचर है लो टेम्परेचर। क्यों होता है, क्योंकि इसमें वीक वंडरवॉल फोर्सेस है, वीक फोर्सेस हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे फोर्सेस टूट जाएंगे। और यहाँ पे जो है हाई टेम्परेचर चाहिए होता है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, इसलिए इसमें हाई टेम्परेचर जो है वो फेवरेबल है। एक्टिवेशन एनर्जी हमें पता है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो सिर्फ जरूरी होती है केमिकल बॉन्ड्स के लिए, एक्टिवेशन एनर्जी इनके लिए ज़रूरत नहीं होती है, तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। रिवर्सिबिलिटी हमें पता है, फिजी जो है वो रिवर्सिबल होता है, केमी जो है वो रिवर्सिबल नहीं होता है, ठीक है। फिजी जो है वो रिवर्सिबल है, केमी जो है वो रिवर्सिबल नहीं होता है। इसमें हमें इतनी बातें पढ़नी थी, इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इतनी बातें याद रखनी है, ठीक है। अब हमने फिजिजॉर्प्शन पढ़ लिया, केमिजॉर्प्शन पढ़ लिया, इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लें क्योंकि इसमें से भी बहुत बार हमसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फर्स्ट है इसमें फिजिजॉर्प्शन। क्या होता है फिजिजॉर्प्शन वो मैंने आपको बता दिया, टेम्परेचर x/m और यहाँ पे है T। इसी तरीके से इसमें भी मैं अगर x/m और T में ग्राफ खींचूँ, ग्राफ बनाऊँ तो क्या होगा, यहाँ देखिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो कम होता जाएगा। अब ये xm है क्या, पहले ये देखिए xm क्या होता है, xm है अमाउंट ऑफ अब्जॉर्प्शन, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्या होता है अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मान लीजिए मेरे पास एक यहाँ पे ये सरफेस है, एक मेरे पास यहाँ पे ये सरफेस है, ठीक है। अब इसमें जो है कोई आके पार्टिकल चिपक जाता है x और इसमें कोई पार्टिकल आके चिपक जाता है y, तो इसका अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगा क्योंकि सरफेस एरिया कम है। तो हमें याद क्या रखना है इसका पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट एरिया में, ठीक है। एब्जॉर्बेंट जो है उसके पर यूनिट एरिया में कितने एब्जॉर्बेंट आके चिपक रहे हैं, ठीक है। एब्जॉर्बेंट क्या है, उसके कितने एरिया में कितने एब्जॉर्बेंट आके चिपक रहे हैं, दैट इज अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, दैट इज अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। समझ में आई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, तो कि कितने जो हैं एब्जॉर्बेंट आकर एब्जॉर्बेंट पे आकर कितने एब्जॉर्बेंट चिपक रहे हैं, दैट इज अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन की बात की थी तो हमने बोला था कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसके लिए लो टेम्परेचर जो है वो फेवरेबल है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे और x और m जो है वो कम होता जाएगा, ये इसके अपोजिट है। अब बात करते हैं इसकी,
अब ये क्योंकि केमिकल बॉन्ड है तो इसके लिए चाहिए होगी हमें एक्टिवेशन एनर्जी। क्यों चाहिए होगी एक्टिवेशन एनर्जी? हमें पता है थ्रेशोल्ड एनर्जी हमने पढ़ी है। थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होती है वो हम देते हैं तभी इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ना, इलेक्ट्रॉन तो तभी निकलेगा जब हम थ्रेशोल्ड एनर्जी को दे देंगे, ठीक है। तो एक बार जो है हमें इसको टेम्परेचर जो है वो बढ़ाना पड़ता है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो उसे देनी पड़ती है, और एक पॉइंट में जाने के बाद ये अगेन कम होना शुरू हो जाता है। शुरू में ये हाई होता है बिकॉज इन्हें एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है। एक्टिवेशन एनर्जी देंगे तभी जाके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है किसके लिए? केमिकल बॉन्ड्स के लिए। फिर उसके बाद क्या है, फिर वो घटना शुरू हो जाएगा, वो कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पहले बढ़ेगा, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे बढ़ेगा पहले, फिर उसके बाद में कम होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो क्या था ये मेरा था फिजिक्स ऑप्शन, केमीज ऑप्शन, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस, केमिकल बॉन्ड, एंथैल्पी, टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी, रिवर्सिबिलिटी। ओके, देन हम आते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है? आइसोथर्म नाम से ही पता चल रहा है, आइसो मतलब जिसमें कि टेम्परेचर, आइसोथर्म मतलब टेम्परेचर जो है वो रहेगा कांस्टेंट। ओके, इतनी बात समझ में आती है। Variation in the amount of gas absorbed by the adsorbent with pressure at constant temperature, constant temperature है, ठीक है। और इन्हीं के बीच में amount of gas जो होता है, amount of absorbed gas जो होती है, उनके बीच में जो रिलेशन होता है उसी को हम शो करते हैं किससे? ऑब्जॉर्प्शन आइसोथर्म से। किसके बीच में? किसके बीच में? अमाउंट ऑफ गैस ऑब्जॉर्ब्ड एंड प्रेशर। प्रेशर का अमाउंट ऑफ गैस अब्जॉर्ब के साथ जो है रिलेशन जो है वो हम इससे फाइंड करते हैं, किससे? आइसोथर्म से। अब हमें इसमें जो है दो आइसोथर्म्स दी गई। फर्स्ट वन इज फ्रेंडलिक आइसोथर्म एंड सेकंड वन इज लैंग्यूमर आइसोथर्म। आप इसको अपने जो है लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, कुछ बच्चे इसको कुछ और बोलते हैं, तो ठीक है। फ्रेंडलिक आइसोथर्म एंड लैंग्यूमर आइसोथर्म क्या होता है देखिए। लेट्स स्टार्ट विद फ्रेंडलिक आइसोथर्म। फ्रेंडलिक आइसोमर्सम जो है, आइसोथर्म जो है, उसके लिए अगर मैं देखूं तो क्या रहता है? x/m। फ्रेंडलिक के लिए x/m यानी कि अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज समानुपाती या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, समानुपाती या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब यहाँ पे अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन जो है वो हटाऊंगी तो मुझे कोई ना कोई कांस्टेंट चाहिए होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ x/m इज इक्वल टू Kp1/n। तो ये मेरे पास फ्रेंडलिक आइसोथर्म है, ठीक है। x/m इज इक्वल टू Kp1/n। यहाँ पे K जो है और N जो है ये दोनों क्या है बच्चों? ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, और ये गैस के नेचर पर डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? गैस के नेचर पर। चलिए अब देखते हैं इस आइसोथर्म की जो हमें ग्राफ दिया गया वो कैसा था। ये हमारे पास एक ग्राफ दिया गया, इसमें 3 रीजन थे। एक अगर मैं इसको नॉमिनेट कर दूं तो 1, A, B एंड C। पहले हम पढ़ते हैं पहला रीजन हमारा OA रीजन। OA रीजन जो है ये है हमारा लो प्रेशर रीजन। इसमें प्रेशर जो है वो बहुत ही कम था, लो प्रेशर था, इसलिए इसमें हमें क्या मिला है? एक लीनियर कर्व मिला है जिसमें जो है xm जो है अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो कितना है? समानुपाती है किसके? प्रेशर के। प्रेशर के समानुपाती है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या? x/m अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। देन हमारे पास रीजन आता है थर्ड रीजन, ये वाला रीजन, ठीक है। थर्ड रीजन जो है वो हमारा हाई प्रेशर रीजन है। हाई प्रेशर रीजन दैट इज सैचुरेटेड रीजन। सैचुरेटेड रीजन जो है इसमें इन्होंने बोला कि x/m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P0 के, यानी कि P0 है तो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा। प्रेशर की तो ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रेशर, इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रेशर। प्रेशर से ये इंडिपेंडेंट है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। तो हाई प्रेशर एरिया जो है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, ये इंडिपेंडेंट है प्रेशर से, ठीक है। यहीं पे आके इन्होंने गलती करी थी, आगे देखते हैं पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या इसकी लिमिटेशंस थी।
देन है हमारे पास इंटरमीडिएट प्रेशर। इंटरमीडिएट प्रेशर दैट मीन्स बीच वाला एरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जिसमें से क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, दैट इज बीच वाला एरिया जो है ये XM वाला। इसमें क्या होगा, इसमें बोला है इन्होंने x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n। ठीक है, ये मतलब हमें जो है लो प्रेशर, ये भी हमसे अप्रॉक्सीमेटली नहीं पूछा जाता नॉर्मली। हाई प्रेशर है ये हमसे इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि इसके ऊपर बेस होगा हमारा लेग्यूमर आइसोथर्म, है ना। अगर इसमें कमी है तो लेग्यूमर आइसोथर्म जो है वो निकल के आएगा, तो वो हमें ये वाला रीजन देगा। थर्ड है इंटरमीडिएट प्रेशर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है x/m, जो समानुपाती होता है P1/n से। ओके क्लियर। अब ये वाला जो पार्ट है हमारा हाई प्रेशर एरिया जो है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला अगर पार्ट है हाई प्रेशर एरिया, अगर इसकी बात करूं मैं, तो अगर मान लीजिए किसी भी सरफेस पे आकर बहुत सारे जो अब्जॉर्बेट जो है वो आकर चिपक जाते हैं, चिपकते जा रहे हैं, तो क्या होगा, एक पॉइंट के बाद क्या होगा कि हाई प्रेशर हो जाएगा और हाई प्रेशर में खूब सारे आकर चिपक जाएंगे, तो नेक्स्ट क्या होगा फिर, इस हिसाब से तो पूरे जाके उसको फिल कर लेना चाहिए। तो एक पॉइंट के बाद तो होना ही नहीं चाहिए उसके अंदर अगेन जो है एब्जॉर्प्शन होना ही नहीं चाहिए, है ना। तो ऐसा जो था इसके लिए हमें दी गई थी लेग्यूमर आइसोथर्म। बिफोर वी गोइंग टू लेग्यूमर आइसोथर्म, हम इसको एक बार लोग लेके इसको चेक करते हैं कि इसका ये वाला ग्राफ जो है वो हमारा कैसे आया। चलिए तो इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको बताती हूँ कि हमारा वो वाला ग्राफ जो है वो कैसे आएगा। तो ये हमारी इक्वेशन थी x/m इज इक्वल टू Kp1/n, ये इक्वेशन थी हमारी, ये हमारी फ्रेंडली आइसोथर्म है। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें K और N मैं आपको बता चुकी हूँ, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेट पे डिपेंड करते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आई है, बिल्कुल सही से आई है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसका लोग ले लिया है। अब इस लोग लेने के लिए चूंकि अब यहाँ पे हम वन शॉट पढ़ रहे हैं, तो मुझे जो है इसको कोई भी एक्सप्लेन नहीं करना है लंबा, बस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहूँगी, कुछ बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज होंगे। तो लोग जो है अगर बात कर दे लोग an, तो क्या होगा n log a, ठीक है। एक तो हमने ये यूज़ किया, एक हमने क्या यूज़ किया log ab, जिसमें log a प्लस log b, ठीक है। ये दो लॉगरिथम लगाई मैंने और इन दोनों से मैंने जो है y इज इक्वल टू c प्लस mx जो है मेरी वैल्यू आ गई, ये आया। इसमें हमने इसको y एक्सिस पे है तो ये y लिया, ये हमारा x एक्सिस पे है तो हमने x लिया, और ये हमारा क्या है इंटरसेप्ट है तो हमने c ले लिया, और देन हमारे पास m है स्लोप। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसमें क्या है, ये जो है वो हमारा इंटरसेप्ट है, ओके, ये हमारी स्लोप है 1/n, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। सेम हमने जो है पीछे वाले जो ग्राफ था वही है हमारा, ये देखिए log xm, log p, इंटरसेप्ट log k, और ये स्लोप है हमारी 1/n। ओके, तो ये बात हो गई बच्चों किसकी, फ्रेंडलिक आइसोथर्म की, ठीक है। फ्रेंडलिक आइसोथर्म जो है इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो है हमसे काफ़ी बार पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक बार हम लेग्यूमर आइसोथर्म जो है वो भी रीड कर लेते हैं, देन हम इससे क्वेश्चंस जो है वो खुद सॉल्व करेंगे। चलिए फर्स्ट जो है लेग्यूमर आइसोथर्म जो है उसके अंदर देखिए लेग्यूमर आइसोथर्म क्या होती है, क्यों ज़रूरत पड़ी, हाई प्रेशर एरिया के लिए ज़रूरत पड़ी। हाई प्रेशर एरिया में कैसे जो है अगर आकर उस पर एब्जॉर्बेट जो है खूब सारे एब्जॉर्बेट आकर चिपकते जाएंगे, हाई प्रेशर होता जाएगा, तो एक जो स्टेज ऐसी आनी चाहिए जिस पे प्रेशर जो है वो क्या होगा, प्रेशर जो है वो हाई प्रेशर अगर वो बढ़ता ही जा रहा है तो उसका क्या केस रहेगा, ठीक है। किस केस में जाकर अगर उसमें चिपकता ही जा रहा है तो एक टाइम के बाद तो ये प्रोसीजर रुक जानी चाहिए। तो हम जो है लेग्यूमर ने हमें इस चीज़ का दिया एक जो है सॉल्यूशन दिया। लेग्यूमर ने क्या बोला कि एब्जॉर्प्शन भी होता है और डिसॉर्प्शन भी होता है, इसलिए वो प्रोसीजर जो है वो चलती जाती है। एब्जॉर्प्शन भी होता है, डिसॉर्प्शन भी होता है, प्रोसीजर जो है वो चलती जाती है। क्या होता है देखिए, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे, प्लस किस पे डिपेंड करता है, 1 माइनस थीटा पे। 1 माइनस थीटा क्या हुआ, थीटा जो है वो है हमारी ऑक्यूपाइड सरफेस, ठीक है। जितनी सरफेस जो है ऑक्यूपाइड, थीटा इज इक ऑक्यूपाइड सरफेस, जितनी सरफेस जो है ऑक्यूपाइड है उसे हम कहते हैं थीटा। तो बच गई कितनी, 1 माइनस थीटा, तो KAP इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा। अब रेट ऑफ डिसॉर्प्शन क्या हुआ, KD थीटा, जितनी जो है सरफेस ऑक्यूपाइड है उसके जो है
समानुपाती हो गया। इसको मैं ऐसे लिख सकती थी और इसको कि थीटा है ना। अब यहाँ पे मैंने क्या है कांस्टेंट लगा दिया तो KD थीटा हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट को यानी कि एब्जॉर्प्शन को और अब्जॉर्प्शन को दोनों को हम आमने सामने रख देंगे। दोनों को अगर हम आमने सामने रखते हैं तो हमारे पास अपनी वैल्यू आती है AP + 1 + BP। ओके, कोई डाउट नहीं है। डेरिवेशन हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, डेरिवेशन जो है वो लॉन्ग जो टर्म रहेगी उसमें देखेंगे हम लोग। तो AP/1 + BP जो है वो हमारी मेन इक्वेशन आ जाती है। अब इसमें क्या होता है, अब इसके अंदर जो है ये मेरे पास जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को मैं देखूं तो देखिए यहाँ पर अगर मैं प्रेशर की वैल्यू 1 रख दूं तो प्रेशर की वैल्यू अगर मैं 1 रख देती हूँ तो थीटा की वैल्यू कितनी आती है, हाफ आती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं प्रेशर की वैल्यू 2 रख दूं तो थीटा की वैल्यू 2/3 आती है। इसी तरीके से अगर मैं प्रेशर की वैल्यू 3 रख दूं तो थीटा की वैल्यू 3/4 आती है। इसी तरीके से अगर मैं प्रेशर की वैल्यू 4 रख दूं तो थीटा की वैल्यू 4/5 आती है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 0.16, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 0.9 और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 0.5। दैट मीन्स प्रेशर बढ़ाते जाते हैं तो x/m जो है वो कम होता जाता है। यही कहा हमने किसने, लेग्यूमर ने, कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे x/m जो है वो कम होता जाएगा। वो कम होता जाता है, प्रेशर बढ़ता जाता है, तो हमारा ग्राफ जो है वो यहाँ पे आकर स्टेबल हो जाता है। एक टाइम के बाद क्या होता है कि ये वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, x/m कम होता जाएगा और एक टाइम के बाद जाकर वो कांस्टेंट हो जाएगा। और ये जो है लेग्यूमर ने जो ये वाला पोर्शन जो था हमारा, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया अपनी आइसोथर्म से। ओके, चलिए अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो है कैटलिस्ट को पढ़ने से पहले हम इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रीड कर लेते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें से पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन जो है वो हमारे पास ये है, फर्स्ट क्वेश्चन, प्लॉट ऑफ log अगेंस्ट log P इज अ स्ट्रेट लाइन inclined at an angle of 45 degree when the pressure is 0.5 atmosphere and Freundlich parameter K is 10. The amount of solute absorbed per gram of adsorbent will be। ठीक है, हमसे क्या बोला है, x/m की वैल्यू जो है उन्होंने निकालने के लिए बोला है। अब हमको गिवन क्या क्या है, देखिए पहले हमें गिवन है इसका थीटा। थीटा जो है वो कितना दे रखा है 45 डिग्री, और 1045 डिग्री कितना होता है, 1045 डिग्री कितना होता है 1, 1045 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर अगर हम थीटा की वैल्यू जो है रख देंगे 1, अब यानी कि हमारे पास n की वैल्यू जो कितनी आ जाएगी 1, तो मेरे पास आ जाता है, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं log k मुझे दे रखा है 10, तो ये 10 हो गया। ठीक है, log 10 हो गया, हाँ log 10 हो गया। ठीक है, अब अगर मुझे दे रखा है +1 n की वैल्यू थीटा की, तो हमने लिखा है 1/1 log p की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 0.5, तो 0.5 है तो मैं अपॉन में 10 लगा सकती हूँ। हाँ जी, तो मैंने ऐसा लिख दिया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास आ जाएगा log 10, ओके, प्लस मेरे पास है 0.5 log 0.5, ठीक है, माइनस log 10, ऐसा लिख सकती हूँ मैं। 0.5 तो रहेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे हमने 10 लगा दिया तो ये 5 हो जाएगा। ओके, ठीक है, इसको भी हम हटा दें तो ये 5 हो गया हमारा। तो log 5 माइनस log 10, तो प्लस का log 10 माइनस का log 10, हमारे पास अगर log 5 तो कितना हुआ, log x/m इज इक्वल टू log 5, देन x/m इज इक्वल टू 5, आ गया 5 ग्राम। और हमारा ऑप्शन इज सेकंड, ऑप्शन सेकंड इज आवर करेक्ट ऑप्शन, जिसमें हमारे पास log 5 जो है इसका आंसर आ रहा है 5 ग्राम। एक तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, बहुत इंटरेस्टिंग, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं जो करते हैं हम। ओके, तो और बहुत सारे क्वेश्चन, इनमें से पहला है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस। स्पॉन्टेनियस ऑब्जॉर्प्शन के लिए क्या जो है वो करेक्ट है, इसमें डेल एस, डेल एच और डेल जी की वैल्यू बतानी है। अब हमें पता है डेल एस, डेल एच और डेल जी तीनों जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, तो इजीली हमारा आंसर आ गया।
नेक्स्ट जो है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज एसोसिएटेड विद एब्जॉर्प्शन, इसमें भी डेल जी डेल एच डेल एस जो है वो तीनों जो होने चाहिए नेगेटिव। ओके, अब है द इन फ्रेंगलिक आइसोथर्म द वैल्यू ऑफ 1/n इज, हमें पता है हमने वैल्यू किस किस के बीच में रखी थी, 0 भी रखी है हमने, ठीक है, और n भी रखी है हमने, 0 भी रखी है, 1 भी रखी है, तो क्या है, और हाफ भी रख देते हैं हम, 1/2 भी रख देते हैं, तो इसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक हो सकती है। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा जिपमर 2000 का क्वेश्चन था कि फ्रेंडली आइसोथर्म में द वैल्यू ऑफ 1/n इज, ठीक है। और एंट्रोपी एंथैल्पी ये क्वेश्चन जो है वो हमसे बहुत बार पूछे गए हैं। AIPMT 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्लस में नीट 16 में हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड हमारे पास एक ग्राफ के क्वेश्चंस जो हैं उसमें से क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए जो नॉर्मल जो है एम्स 2008 में और एम्स 1987 में और CBSE PMT 92 में, इन सब में हमसे नॉर्मल जो है इक्वेशन पूछी गई है, किसकी, फ्रेंडलिक की और लेग्यूमर की। तो बहुत ही मतलब इजी था हमारे लिए, हमने जो इक्वेशन अच्छे से पढ़ी है तो हम इसका आंसर दे पाएंगे। अब एक ग्राफ का क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं कि आखिर ग्राफ का क्वेश्चन जो है वो हमारा कैसे रहेगा। आइए, ग्राफ का क्वेश्चन है हमारे पास एक ये, ओके, दिया हुआ है एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस फॉलोज फ्रेंगलिक इक्वेशन। हाँ जी, कर लेते हैं हम। एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस फॉलोज फ्रेंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म इन द गिवन प्लॉट। एक हमें ग्राफ दिया गया है बच्चों ऐसे क्या है इस ग्राफ में, log x/m ये दिया हुआ है हमें, यहाँ पे हमें दिया हुआ है log p, ठीक है, और ये जो है वो हमें दिया हुआ है ऐसे, और यहाँ पे जो है ये हमें दिया हुआ है 2 और ये हमें दिया हुआ है 4, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है, इन द गिवन प्लॉट x इज द मास ऑफ द गैस ऑब्जर्व्ड ऑन मास m ऑफ द अब्सॉर्बेंट एट प्रेशर p x/m इज प्रोपोर्शनल टू। हमें क्या बताना है, 1/n की वैल्यू बतानी है, और हमें पता है 1/n तो 2/4, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो 1/n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, तो ये वैल्यू जो है हमें बतानी है। ओके, तो इसी तरीके से हमारे पास कीमोजॉर्प्शन के और फिजियोजॉर्प्शन के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें जो मैंने आपको रिवर्सिबल जो उनकी प्रॉपर्टीज बताई है उसमें से सिर्फ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कुल मिलाकर हमने जितना पार्ट पढ़ा है उसमें से जो जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं वो हमने क्लियर किए हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। चलिए, लेग्यूमर आइसोथर्म हम पढ़ चुके हैं, लेग्यूमर आइसोथर्म की ग्राफ हम पढ़ चुके हैं, उसका प्रेशर के साथ रिलेशन हम पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं कैटलिस्ट पे। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट देखिए, कैटलिस्ट जो है एक्सीलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ाता है, एक्सीलरेट करता है, दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट, उसे कहते हैं हम कैटलिस्ट। ये हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, इस रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ाएगा कैटलिस्ट। और जो है कैटलिस्ट जो है वो दो तरीके से है, एक तो होता है प्रमोटर, कैटलिस्ट में दो और टर्म्स हम पढ़ते हैं, दैट इज प्रमोटर एंड पॉइजनस। अब नाम से ही पता चल रहा है प्रमोटर है तो वो इसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा, और पॉइजनर है वो एक्टिविटी को कम करेगा। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं था कि मुझे नहीं लगता कुछ समझ में ना आने वाला। देन हमारे पास आती है एक टर्म सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी क्या होता है बच्चों, देखिए हमारे कैटलिस्ट जो हैं वो रिएक्शंस को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, रिएक्शन की जो एक्टिविटी है उनको बढ़ाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं, ठीक है। अब सिलेक्टिविटी है कि देखो सेम रिएक्शंस है, तीनों रिएक्शन सेम है, हाँ जी बिल्कुल सेम है, पर तीनों में मैंने जो है कैटलिस्ट अलग अलग यूज़ किए हैं, कैटलिस्ट मैंने जो है वो अलग अलग यूज़ किए हैं और अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो सिलेक्टिविटी क्या हुआ, सिलेक्टिविटी ऑफ डिफरेंट कैटलिस्ट फॉर सेम रिएक्टेंट्स इज डिफरेंट, ठीक है। सेम रिएक्टेंट है बट उनके लिए अगर मैंने कैटलिस्ट बदल दिए तो उनकी जो है प्रोसीजर भी बदल गई, और उनकी जो प्रोसीजर बदल गई तो उनके प्रोडक्ट भी जो हैं वो बदल गए। यानी कि हमें हमारा जो हम प्रोडक्ट चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अपना कैटलिस्ट सिलेक्ट करने होते हैं, दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिविटी। यानी कि एक ही रिएक्शन में दो से ज़्यादा जो है अलग अलग टाइप के अगर कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो प्रोडक्ट भी अलग बनेंगे। तो ये है हमारी टर्म सिलेक्टिविटी। नेक्स्ट है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट तीन टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट वन इज होमोजीनस कैटलिस्ट,
सेकेंड वन इज हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट, थर्ड वन इज ऑटो कैटलिस्ट। होमोजीनियस कैटलिस्ट दैट मीन्स इसमें जो है रिएक्टेंट, देखिए ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, देन हमारा कैटलिस्ट भी गैस है और हमारा प्रोडक्ट जो है वो भी गैस है। अगर सब जो हैं वो एक ही, अगर सभी जो हैं वो एक ही फिजिकल स्टेट में होंगे तो उसे हम कह देते हैं होमोजीनस कैटलिस्ट। जैसे लिक्विड है देन लिक्विड है और यहाँ पे भी हमारे पास लिक्विड है, तो ये हो गए हमारे होमोजीनस कैटलिस्ट। हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट कौन से हुए, देखिए ये गैस है, ये गैस है, ठीक है जी, हमारे रिएक्टेंट गैस है, हमारे प्रोडक्ट गैस है, बट हमारा कैटलिस्ट जो है वो सॉलिड है, यानी कि अलग फिजिकल स्टेट में है, और अलग फिजिकल स्टेट में है तो वो हो गया हमारा हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। ठीक है, सेकेंड है N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, ये भी हमारा गैस, ये भी हमारा गैस, ये भी हमारा गैस, बट ये हमारा सॉलिड, तो ये भी हो गया हमारा हेटेरोजीनस कैटलिस्ट का एग्जाम्पल। ठीक है, ये हो गया होमोजीनस जिसमें जो है फिजिकल स्टेट सेम रहे, हेटेरोजीनस जिसमें फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो। अब बात करते हैं ऑटो कैटलिस्ट की। ये क्या होता है, देखिए ऑटो कैटलिस्ट में क्या होता है, कोई रिएक्शन होती है, उसमें रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो वो प्रोडक्ट जो है वो एज अ कैटलिस्ट काम करना शुरू कर देता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ने लग जाती है। क्या होता है, जब हम किसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो प्रोडक्ट जो है वो एज अ कैटलिस्ट काम करना शुरू कर देता है, उसे हम कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट, उसे हम कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट। जब कोई प्रोडक्ट जो है वो एक्ट करने लग जाए एज अ कैटलिस्ट, उस प्रोसीजर को हम कहते हैं ऑटो कैटेलाइसिस, और इसको कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट। तो क्या था, होमोजीनस, हेटेरोजीनस एंड ऑटो। चलिए, हमारे पास है एक ओल्ड थ्योरी, एक है मॉडर्न थ्योरी। ज़्यादातर इसमें से क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जाते, तो हम एक बार इसमें से सिर्फ गो थ्रू होंगे। ओल्ड थ्योरी है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है बढ़ती, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जितना कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही कम होगा। ये हमें कहती थी ओल्ड थ्योरी। अब देखिए मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी में क्या है बच्चों, कैटलिस्ट की मॉडर्न थ्योरी में कि ये हमारा कैटलिस्ट है, ठीक है, इसके पास फ्री वैलेंसी है, फ्री वैलेंसी है तो हमारा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो है वो आकर इस पर चिपक जाते हैं, वो आके चिपक गए, देन उन्होंने बना लिया इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट बनाने के बाद हो गया डिसॉर्प्शन, तो वो वापस जो है वो अलग हो गए। ठीक है, मॉडर्न थ्योरी में इतना कुछ भी नहीं था, बस इतना ही हमें पढ़ना था। इंटरमीडिएट बनाते हैं, बाउंड होते हैं, इंटरमीडिएट बनाते हैं, देन अगेन डिसॉर्प्शन हो जाता है। नेक्स्ट है शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट कौन सा होता है, जियोलाइट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जियोलाइट का क्या फॉर्मूला होता है, Na2 मेटल, Al2 Si2O8, यानी कि इसकी जो फ्री वैलेंसी होती है इनके कहीं कहीं आकर जो है एल्यूमिनियम जुड़ जाता है, सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन जो है वो मिलकर बनाते हैं हमारा जियोलाइट। ठीक है, मेटल जो है, सोडियम मेटल जो है वो मिलकर बना देते हैं हमारा जियोलाइट। ओके, जियोलाइट का यूज किस में होता है, ये भी हमसे पूछा गया है, पिछले कुछ ईयर्स में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। एल्कोहल जो है, एल्कोहल की रिएक्शन अगर मैं करवाऊँ जियोलाइट किससे, GSM5 से एज अ कैटलिस्ट रिएक्शन करवाता है, एज अ कैटलिस्ट वो रिएक्ट करता है तो गैसोलीन बनाता है। गैसोलीन क्या होता है, पेट्रोल एंड डीजल। गैसोलीन क्या होता है, पेट्रोल एंड डीजल। तो यहाँ पर जो सिलिकॉन ऑक्साइड जो है इसी के बीच में आकर ये एल्यूमिनियम जो है वो अरेंज हो जाते हैं और ये मेटल एल्यूमिनियम सिलिकेट जो है बना देते हैं। ओके, तो ये जियोलाइट था। जियोलाइट के बारे में जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट है एंजाइम कैटालाइसिस। एंजाइम कैटालाइसिस हमें पता है कौन से होते हैं, जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन को जो है कैटालाइज करते हैं। ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन की रेट बढ़ाते हैं, तो वो हमारे होते हैं एंजाइम कैटालिस्ट, जो कि हमें दिए हुए हैं इन्वर्टेज, जाइमेज, डाइस्टेज, माल्टेज, यूरिएज, पेप्सिडेज। सोर्स है यीस्ट, माल्ट, यीस्ट, सोयाबीन एंड सोयाबीन। ठीक है, अब इन्वर्टेज क्या करता है, सुक्रोज को बदल देता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। इसी तरीके से जाइमेज जो है वो ग्लूकोज को बदल देता है एथाइल अल्कोहल प्लस CO2 में। इसी तरीके से डाइस्टेज जो है वो स्टार्च को बदल देता है माल्टोज में। इसी तरीके से माल्टेज जो है वो माल्टोज को बदल देता है ग्लूकोज में। ओके, अब इस तरीके से यूरिएज जो है वो हमारा यूरिया को बदल देता है अमोनिया प्लस CO2 में।
और जो पेप्सिन है वो हमारा प्रोटीन को बदल देता है एमिनो एसिड्स में। तो ये हमारे कुछ जो है एंजाइम कैटलिस्ट थे जिनको हमें क्या क्या पढ़ा, सोर्स किससे वो प्राप्त होते हैं, किससे वो आते हैं, क्या सोर्स है उनका, और एंजाइमेटिक रिएक्शन कौन कौन सी वो देते हैं वो हमने पढ़ी। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। की लॉग थ्योरी क्लास 8, 9, 10 से भी पढ़ते आ रहे हैं हम, है ना। क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है एक, ठीक है, और एक्टिव साइट्स होती है किसकी, एंजाइम्स की। एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स होती है, सबस्ट्रेट होता है वो आकर उस एंजाइम पर चिपक जाता है और एंजाइम जो है वो उस सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग ही अपनी शेप जो है वो बना लेता है, ठीक है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। और हमारे कैटलिस्ट जो होते हैं उनकी मेन जो प्लस पॉइंट कहेंगे, मेन जो क्या प्लस पॉइंट रहता है, वो जैसे होते हैं वैसे ही हमें रिएक्शन के लास्ट में मिल जाते हैं। तो ये सबस्ट्रेट बन के ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, देन हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो अलग हो जाते हैं और एंजाइम हमें वैसा का वैसा ही मिल जाता है। और यही हमारे एंजाइम की खासियत होती है, कैटलिस्ट की खासियत होती है कि वो हमें वैसा का वैसा ही रिएक्शन के लास्ट में क्या है मिल जाता है। रिएक्शन को बढ़ा देता है, रेट को, रिएक्शन को कंटिन्यू रखता है, प्रोडक्ट बना देता है, बट लास्ट में वैसा का वैसा ही हमें मिल जाता है। ओके, तो ये की लॉग थ्योरी थी, ये भी हमारी बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। देन आते हैं हम कॉलॉइड्स पर। क्या होते हैं कॉलॉइड्स, देखिए सॉल्यूशन जो होता है पार्टिकल के बेस पे 3 टाइप्स के होते हैं, कॉलॉइड्स, सस्पेंशन, देन ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। अब कॉलॉइड्स की अगर बात करें तो उनका आकार रहता है 1 nm से 100 nm। इसी तरीके से सस्पेंशन का आकार रहता है 1 nm से 1000 nm और ट्रू सॉल्यूशन का आकार रहता है हमारे पास लेसर देन 1 nm। सबसे छोटा आकार किसका होता है, ट्रू सॉल्यूशन का। ओके, इसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इसे विजिबल कर सकते हैं, नेक्ड आई से ही, माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, और इसे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। ओके, डू नॉट सेटल बाय ग्रेविटी बट सेटल बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। ग्रेविटी से सेटल नहीं होता बट सेंट्रीफ्यूगेशन से सेटल हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, लैब में हमने देखा है कि जो है टेस्ट ट्यूब्स जो होती हैं उन्हें हम एक मशीन में रखते हैं, वो उसको राउंड राउंड घुमाती है जिससे कि उसका जो है सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाता है। उस प्रोसेस को कहते हैं हम सेंट्रीफ्यूगेशन। जब उसको राउंड राउंड घुमाती है तो उसमें जो है वो नीचे सेटल हो जाते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइड पार्टिकल्स, ठीक है। और ये ग्रेविटी से भी सेटल हो जाते हैं और ये भी ग्रेविटी से सेटल हो जाते हैं। ये हमारा है हेटेरोजीनस, ये हमारा है हेटेरोजीनस और ये हमारा है होमोजीनस। हेटेरोजीनस क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम दोनों हो तो वो हेटेरोजीनस होता है। चलिए देखते हैं कि होता क्या है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, इसमें हमने लिखा है डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरे पास जो है वाटर, मान लीजिए एक बीकर में मेरे पास वाटर है, ठीक है। ये मेरे पास है चॉक, क्या है मेरे पास, चॉक, ठीक है। अब ये तो हो गया मेरा सॉल्वेंट, ये मेरा हो गया सोल्यूट। चॉक को मैं अगर इसके अंदर डिसॉल्व करूंगी तो ये मेरा हो गया सोल्यूट, ये मेरा हो गया सॉल्वेंट। तो ये मेरा हो गया डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम, और ये मेरा हो गया डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। ये मेरा डिस्पर्जन मीडियम, ये मेरा डिस्पर्स्ड फेज, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो होता है वो मात्रा में अधिक होता है, सोल्यूट जो होता है वो मात्रा में कम होता है। इसी तरीके से डिस्पर्जन मीडियम ज़्यादा होता है, डिस्पर्स्ड फेज जो है वो कम होती है। ओके, इतनी बात समझ में आई, सही है। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट जो कोलॉइड्स होते हैं वो 8 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और फिर क्या, इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम के बेस पर ये 2 टाइप्स के होते हैं। और इसी तरीके से टाइप्स ऑफ डीपी पार्टिकल्स के बेस पर ये मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज एसोसिएटेड, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें एसोसिएटेड। मल्टी में से लगभग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, हमसे क्वेश्चन नॉर्मली एसोसिएटेड कोलॉइड्स में से ही पूछे जाते हैं। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्या है, यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज दी हुई है, डिस्पर्जन मीडियम दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है और एग्जांपल्स दिए हुए हैं,
ओके, अब देखिए यहाँ पे जो है इसको आप कैसे याद करेंगे, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस, यानी कि 3 बार सॉलिड 3 बार लिक्विड 2 बार गैस। अगर मैं नीचे भी गैस गैस कर दूंगी तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन हो जाएगा, तो फिर वो जो है वो हमारा कोलाइड्स में नहीं आएगा, इसलिए हम उसको गैस गैस नहीं लिखते हैं। देखते हैं अब इसको अल्टरनेट क्रम में लिखना है, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड, अल्टरनेट क्रम में लिखना है। चलिए ये भी लिख देंगे। अब बात आती है इसकी, इसे कैसे लिखेंगे, हमारी वही ट्रिक, सुष्मिता सेन आगे अनुष्का शर्मा फेल, तो क्या सुष्मिता, सुष्मिता, ठीक है, सेन आगे, सुष्मिता सेन के आगे क्या हुआ, अनुष्का शर्मा फेल, सुष्मिता सेन के आगे अनुष्का शर्मा फेल। तो ये हमारी ट्रिक थी, सॉलिड सोल, सोल, एरोसोल, जेल, इमल्शन, एरोसोल, सॉलिड सोल एंड फोम। ओके, अब यहाँ पे एक ट्रिक हमारे ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है उसकी बनती है कि हम जैसे बाजार में जाते हैं तो 100 रुपये में चश्मे बिक रहे होते हैं ना, देखते हैं, हमने अभी भी देखा है कि हमारे भी यहाँ पे 100 रुपये में चश्मे, वो नकली चश्मा है ना, रूबी, क्या है, रूबी ग्लास बोला है, तो नकली ग्लास की बात कर रही हूँ मैं, नकली स्पेक्टिकल्स की बात कर रही हूँ। तो क्या होगा, नकली जो है वो रूबी ग्लास और जेमस्टोन 100 रुपये में मिलते हैं, क्या होगा, 100 रुपये में क्या क्या मिलता है, रूबी ग्लास और जेमस्टोन, रूबी ग्लास और जेमस्टोन मिलते हैं 100 रुपये में। देन हमारे पास है लिक्विड और सोल, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड, यानी कि डिस्पर्जन मीडियम जो है वो हमारा है लिक्विड और डिस्पर्स फेज जो है वो हमारी है सॉलिड, ठीक है। तो क्या होगा, एक पेस्ट टाइप का कुछ बन जाएगा, अगर हमारे पास सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर है तो हमारे पास एक जो पेस्ट बन जाएगा, दैट मीन्स वो हमारे पास है कोलाइडल गोल्ड, पेंट, सेल फ्लूइड एंड स्लिट। ओके, उसी तरीके से सॉलिड और गैस एरोसोल बनाएगा, डस्ट, सूट इन एयर, स्मोक। इसी तरीके से लिक्विड सॉलिड जेल बनाएंगे, चीज, कर्ड, जेलीज, बूट पॉलिश, ऑपल एंड हमारे पास आ जाएगा बटर। लिक्विड लिक्विड इमल्शन बनाएंगे। अब हमें ये याद रखना है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विड एंड लिक्विड, ये हमसे पूछा गया है एम्स में। लिक्विड एंड लिक्विड जो मिलकर बनाते हैं इमल्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, टिप्स पे रखना है, लिक्विड लिक्विड इमल्शन। ओके, और इसका एग्जाम्पल जो ये बटर है ये भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। देन हमारे पास है लिक्विड सॉलिड जेल, जेल और इमल्शन दो चीजें जो हैं वो तो हमें याद रखनी ही रखनी है, ठीक है। जेल है लिक्विड सॉलिड, ठीक है, और लिक्विड लिक्विड है हमारे पास इमल्शन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्टार लगा लीजिए, बहुत बार पूछे गए हैं तो हमें इनको याद रखना है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है, नेचर ऑफ इंटरेक्शन के बेस पर दो टाइप्स के हमारे पास कॉलॉइड्स होते हैं, लायोफिलिक कॉलॉइड्स एंड लायोफोबिक कॉलॉइड्स। अब नाम से ही पता चल रहा है, लायोफिलिक यानी कि सॉल्वेंट लविंग, ठीक है, ये सॉल्वेंट लविंग होते हैं, और लायोफोबिक ये सॉल्वेंट हीटिंग होते हैं, सॉल्वेंट हीटिंग, ठीक है, ये सॉल्वेंट हीटिंग होते हैं, वो सॉल्वेंट लविंग होते हैं। अब इसमें एक और चीज जो है याद रखने लायक है, रिवर्सिबल, ये होते हैं रिवर्सिबल, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम जो है उनको अगर हम अलग कर दें तो वापस जो है उनको एसोसिएट किया जा सकता है, तो ये रिवर्सिबल होते हैं और ये इरिवर्सिबल होते हैं, ये रिवर्सिबल और ये इरिवर्सिबल। तो लायोफिलिक ये है हमारे पास और लायोफोबिक वो है हमारे पास। याद कैसे रखेंगे, लायोफिलिक यानी कि यो फन लविंग, मतलब फिलिक मतलब जो है लविंग, ठीक है, ये लविंग है, और जब लविंग होता है अगर उसके सामने हम कोई गलती कर भी देते हैं तो हम उसको अगर सॉरी बोलेंगे तो मान जाएगा, वापस जो है वो वैसे का वैसा हो जाएगा, यानी कि वो रिवर्सिबल हो जाएगा। और जो होता है हीटिंग, बहुत गुस्से वाले होते हैं, अगर हम उनको मनाने भी जाते हैं, उनको सॉरी भी बोल देते हैं तो बोलते नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और वो हमेशा के लिए जो है अपने मन में जो है वो खुंदस जो है उसको रखते हैं। तो ये है हमारे इरिवर्सिबल जो कि वापस वैसे नहीं हो पाते, और ये हमारे लविंग बहुत प्यारे से जो ये सोचते हैं कि चलो ठीक है बात हो गई, सॉरी बोल दिया, अगेन वैसे के वैसे हो जाओ, ठीक है। तो ये लायोफिलिक है, वो हमारा लायोफोबिक है। ये किस पे बेस्ड था, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन।
नेक्स्ट है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर, एसोसिएटेड कोलाइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसोसिएटेड कोलाइड्स। नॉर्मली क्वेश्चंस इन दोनों में से नहीं पूछे जाते, फिर भी पढ़ लेते हैं। मल्टी मॉलिक्यूलर क्या होता है, जिसमें कि उसका एक जो एटम है या एक जो पार्टिकल है या एक जो मॉलिक्यूल है वो कोलाइड के रेंज में नहीं होता, ठीक है। तो क्या करता है, वो बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं वो मिल जाते हैं, मिलकर जो है वो कोलाइड फॉर्म करते हैं, तो वो होता है हमारे पास मल्टी मॉलिक्यूलर। जैसे कि एग्जाम्पल है गोल्ड सोल, सल्फर सोल एक्सेट्रा। देन हमारे पास है मैक्रोमोलिकुलर, जो कि पहले ही कोलाइड की फॉर्म में होते हैं, वो हमारे होते हैं मैक्रोमोलिकुलर। उनको कोई भी जो है एसोसिएट नहीं करना पड़ता, तो वो है स्टार्च, सेल्यूलोज एंड प्रोटीन। अब लास्ट है हमारे पास एसोसिएटेड कोलाइड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कोलाइड्स। These are the substance which behave as normal electrolyte at low pressure, low concentration. लो कंसंट्रेशन जो है उस पर ये क्या करते हैं, ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, बट हाई कंसंट्रेशन पर ये क्या करते हैं, किसकी तरह, कोलाइड सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह कब करेंगे, लो कंसंट्रेशन पे, हायर कंसंट्रेशन पे क्या करेंगे, कोलाइड सॉल्यूशन बना लेंगे। दीज एसोसिएटेड पार्टिकल्स आर ऑल्सो कॉल्ड मिसेल। इन एसोसिएटेड पार्टिकल्स को हम क्या देते हैं, मिसेल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिसेल, ठीक है। क्या है मिसेल, एसोसिएटेड पार्टिकल्स किसके, हायर कंसंट्रेशन पे एसोसिएटेड पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे कहलाते हैं मिसेल। चलिए अब यहाँ से शुरू होता है हमारा मिसेल का सफर। चलिए पढ़ते हैं मिसेल आखिर होता क्या है। अब मिसेल को पढ़ने से पहले दो टर्म्स जो हैं वो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूँगी। फर्स्ट है मेरे पास क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन CMC एंड दूसरा है क्राफ्ट टेम्परेचर। वो कंसंट्रेशन जिसके अबव, वो कंसंट्रेशन, वो मिनिमम कंसंट्रेशन जिसके अबव जो है मिसेल फॉर्मेशन होता है, दैट इज क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। और वो टेम्परेचर जिसके अबव मिसेल फॉर्मेशन होता है, दैट इज क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। CMC एंड क्राफ्ट टेम्परेचर। अब बात आती है कि मिसेल, सोप की बात करते हैं। यहाँ पे मिसेल सॉप है, सॉप एक मिसेल है। देखिए इसमें क्या होता है, सॉप में एक सोडियम या पोटेशियम, सॉप में क्या होता है, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट जो होते हैं वो हायर फैटी एसिड के साथ मिलकर सॉप का फॉर्मेशन करते हैं। सोडियम या पोटेशियम जो हैं, आयंस जो होते हैं, मेटल्स जो होते हैं, ये हायर फैटी एसिड्स के साथ मिलकर जो है हमें सॉप देते हैं। सोडियम स्टीयरेट भी कहते हैं इसको। ये जो है सॉप का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस सोडियम मिल गई और ये हमारे पास हायर फैटी एसिड है। देखिए कार्बन 17 कार्बन है और 35 हाइड्रोजन है, यानी कि ये हायर फैटी एसिड है, ठीक है। तो हायर फैटी एसिड के साथ ये मिलकर हमको दे देते हैं सोप। ओके, अब हम अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ये दो पार्ट आ जाते हैं हमारे पास। सोडियम प्लस आ जाता है C17 H35 COO माइनस 2 पार्ट आ जाते हैं। ओके, अब देखते हैं अब इसमें क्या होता है कि ये दोनों पार्ट जो हैं, ये दो जो हैं पार्ट में टूट जाते हैं, या फिर दो पार्ट इसमें कंसिस्ट होते हैं, दो पार्ट इसके अंदर होते हैं। एक होता है हमारा हेड पार्ट, एक होता है हमारा टेल पार्ट, ठीक है। एक होता है हमारा हेड पार्ट, एक होता है हमारा टेल पार्ट। हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है वो हमारा होता है टेल पार्ट, और आगे वाला जो ये वाला पार्ट जो होता है ये हमारा होता है हेड पार्ट, ठीक है। हेड पार्ट जो होता है वो हमारा होता है हाइड्रोफिलिक, यानी कि लविंग होता है, सॉल्वेंट लविंग है, और ये जो है वो हमारा सॉल्वेंट हेटिंग होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो सॉल्वेंट हेटिंग होता है, टेल होता है। हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो सॉल्वेंट लविंग होता है, हेड होता है। ओके, इतनी बात समझ में आती है? हाँ जी। अब क्या होगा, हमने डिसॉल्व किया था, वाटर है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने देखा कि जब हमने इसको सोप जो है इसके अंदर डिसॉल्व किया तो ये जो हमारा पार्ट जो है ये वाटर लविंग पार्ट COO माइनस, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा वाटर से अटैच हो जाता है, वाटर से घुलनशील हो जाता है, और ये जो पार्ट है वो मिलकर एक बंच जो है वो बना लेता है।
तो ये हाइड्रोफोबिक है, इसलिए ये वाटर से दूर भागने का प्रयास करता है। ये हाइड्रोफिलिक है। इसको अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरीके से उठा हुआ नजर आएगा। ऐसे जो है पार्ट ऐसे 3D में अगर देखें तो कुछ ऐसे नजर आएगा। ये वाला पार्ट जो है वो हाइड्रोफिलिक होगा, जो कि इसको चारों तरफ से जो है उसके अंदर डूबा हुआ होगा, और ऊपर वाला पार्ट जो हाइड्रोफोबिक है वो उससे ऊपर की तरफ उठा हुआ होगा। तो ये रहता है मिसेल फॉर्मेशन में। ठीक है, अब आगे बात आती है इसकी, ये वाला। आप देखिए सेम चीज उसमें दिखाई थी वही मैंने इसमें दिखाई है। ये हमारा वाटर के साथ बाउंडेड है, वाटर के साथ अंदर डिप किया हुआ पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जो वाटर के अंदर डिप नहीं है और ये वाटर से दूर भागने का प्रयास करता है, क्योंकि ये हमारा हाइड्रोकार्बन चेन वाला पार्ट है और ये हाइड्रोफोबिक है। तो ये था हमारा मिसेल। तो ये बात थी हमारे मिसेल की। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स विलियन हम बनाते कैसे हैं, कि ऐसे कौन कौन से प्रिपरेशन मेथड्स है जिससे हम कॉलॉइड्स बनाते हैं। ऐसे हमारे पास 3 मेथड्स मेन हैं, जैसे केमिकल मेथड जो कि हमारे सिलेबस में है, एनसीईआरटी में भी है, प्रेडिक्स आर्क मेथड एंड पेप्टाइजेशन। 3 मेथड्स है। केमिकल मेथड है, नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या है, डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस के द्वारा जो है वो क्या बना लेते हैं, क्लोराइड बनाते हैं, जैसे कि AS2O3 को। ठीक है, इसका डबल डिकम्पोजिशन होता है और हमारे पास कोलाइड सॉल्यूशन बन जाता है। इसी तरीके से SO2 का ऑक्सीडेशन होता है और हमें कोलाइड सॉल्यूशन मिल जाता है, और इसी तरीके से FeCl3 का हाइड्रोलाइसिस होता है और हमें कोलाइड सॉल्यूशन FeOH3 जो है वो मिल जाता है। तो ये है हमारा केमिकल मेथड। दूसरा है हमारे पास प्रेडिक्स आर्क मेथड। अब नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कोई बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स जो होते हैं उनके नाम भी क्या होते हैं, कुछ अजीब अटपटे से नाम होते हैं। अब इसका भी अटपटा सा नाम है, यानी कि बहुत अच्छा कोई ब्रांड है, और बहुत अच्छा कोई ब्रांड है, यानी कि महंगे मेटल जो हमारे पास मेटल्स होते हैं उन सब के लिए यूज़ होता है ये प्रेडिक्स आर्क मेथड के द्वारा हम महंगे मेटल्स के कोलाइड्स जो हैं वो बनाते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें सिर्फ याद रखने योग्य बात सिर्फ यही है, ये किस किस के लिए यूज़ होता है, महंगे मेटल्स के लिए, AU, PT, सोना, चांदी, इन सब के लिए। ठीक है, और इसके लिए हाई वोल्टेज हीट जो है वो दी जाती है। इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, क्योंकि पूछा भी नहीं जाता। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि किन किन के लिए ज़रूरी है, और इसके अंदर क्या हाई वोल्टेज हीट दी जाती है। सोना, चांदी और प्लेटिनम के लिए जो है वो यूज़ होता है, यानी कि महंगे मटेरियल के, जैसा इसका नाम है, एक बहुत अच्छे ब्रांड जैसा कुछ नाम है, तो उसी तरीके से ये महंगे मटेरियल के लिए यूज़ होता है। देन हमारे पास थर्ड टर्म आती है पेप्टाइजेशन। क्या होती है पेप्टाइजेशन? देखो बच्चों, पेप्टाइजेशन क्या होता है, इसमें कोई फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होता है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है, ठीक है, उसको कोलाइड सॉल्यूशन में बदला जाता है, और कोलाइड सॉल्यूशन में बदलने के लिए उसे क्या किया जाता है, उसके अंदर स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, और उसको डिस्पर्जन मीडियम के साथ उसको क्या किया जाता है, शेक किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड हमारे पास कोई क्या है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाला, डिस्पर्जन मीडियम के साथ इसको शेक किया, तो मुझे इसके अंदर मिल गया कोलाइड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके अंदर कोलाइड सॉल्यूशन मिलते हैं। इसी तरीके से FeOH3 में फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट था ये इसका, अब इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाला और उसके बाद जो है वो मुझे कोलाइड सॉल्यूशन, कोलाइड सोल जो है वो मिल गया। यानी कि होता क्या है, प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेट में स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डालिए और उसे शेक कीजिए डिस्पर्जन मीडियम के साथ, तो हमें ये इस प्रोसीजर को हम कहते हैं पेप्टाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड सोल्स। कोलाइड सॉल्यूशन का प्योरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, इसके 4 मेथड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट है डायलिसिस, सेकंड है हमारे पास इलेक्ट्रोडायलिसिस, थर्ड है हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एंड फोर्थ है हमारे पास अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, अब डायलिसिस क्या होता है, देखिए डायलिसिस यूज़ करते हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए, डायलिसिस यूज़ करते हैं एनिमल्स के लिए। इसमें क्या होता है, एनिमल मेम्ब्रेन। सबसे पहले तो बात ये की जाए कि प्योरिफिकेशन करना क्यों पड़ता है। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले एक बार ये बात करेंगे प्योरिफिकेशन करना क्यों पड़ता है, कि प्योरीफाई क्यों करते हैं, ताकि उसमें से जो भी उसका इलेक्ट्रोलाइट है कोलाइड सॉल्यूशन के अंदर वो अलग हो जाए। अब इलेक्ट्रोलाइट को अलग क्यों करना चाहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को हम अलग इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि प्रेसिपिटेशन ना हो पाए। ठीक है, प्रेसिपिटेशन ना हो इसलिए हम इलेक्ट्रोलाइट को अलग करना चाहते हैं। फर्स्ट है डायलिसिस। डायलिसिस में क्या होता है कि एनिमल मेम्ब्रेन जो होती है
उसमें से क्या होता है, उसमें से अगर सॉल्यूशन जो है वो निकलता है तो ट्रू सॉल्यूशन जो है वो एनुअल मेम्ब्रेन से निकल जाता है बाहर की तरफ और अंदर की तरफ रह जाता है हमारा कोलाइट सॉल्यूशन। तो ये होता है हमारा डायलिसिस। दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या है बच्चों, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में डायलिसिस करवाया जाए तो वो इलेक्ट्रोडायलिसिस है। इसका हम ब्लड के प्योरिफिकेशन में इसका यूज़ करते हैं। जो आर्टिफिशियल किडनी मशीन जो होती है हमारी उसके द्वारा जो है उसके साथ जो है हम ब्लड का प्योरिफिकेशन करते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस में, ठीक है। तीसरा है हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, नॉर्मल अगर हमारे पास कोई फिल्टर पेपर है, ठीक है, एक सेकेंड, नॉर्मल अगर हमारे पास कोई फिल्टर पेपर है और उस फिल्टर पेपर में अगर मैं उस फिल्टर पेपर को जिलेटिन में और फॉर्मेल्डिहाइड में, ठीक है, नॉर्मल कोई फिल्टर पेपर है उसको जिलेटिन में फॉर्मेल्डिहाइड में ट्रीटेड करवा देती हूँ तो उस फिल्टर पेपर में से ट्रू सॉल्यूशन तो निकल जाता है बट हमारा रह जाता है कोलाइट सॉल्यूशन। तो कोलाइट सॉल्यूशन हमारा इसमें जो है वो हमें मिल जाता है। यानी कि नॉर्मल फिल्टर पेपर को अगर मैं किससे करवाऊँ, जिलेटिन से और फॉर्मेल्डिहाइड से, जिलेटिन और फॉर्मेल्डिहाइड से अगर मैं इनको ट्रीटेड करवाती हूँ तो फिर हमें क्या मिल जाता है, एक फिल्टर पेपर मिलता है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर मिलता है और इस फिल्टर पेपर से ट्रू सॉल्यूशन जो है वो गो थ्रू हो जाता है, हमारा रह जाता है कोलाइट सॉल्यूशन। लास्ट मैटर है हमारा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था अभी सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, तो वही अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन है। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में उसको रखा जाता है, देन वो सेटल डाउन हो जाता है और सेटल डाउन हो जाता है तो उसका सेंट्रीफ्यूग हो जाता है तो वो हमें कोलाइट सॉल्यूशन मिल जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइट सॉल्यूशन। कोलाइट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, देखिए हमें पता है कोलाइट सॉल्यूशन है वो एग्रीगेट करके जो है मतलब जो उनमें साइज ऑफ एटम्स जो होता है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। एज कम्पेयर टू ट्रू सॉल्यूशन कोलाइडिंग पार्टिकल्स का साइज जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, कोलाइड में पार्टिकल्स का साइज ज़्यादा होता है, ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज कम होता है, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं जैसे कि वेपर प्रेशर हो गया, ऑस्मेटिक प्रेशर हो गया, इन सब की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी क्योंकि साइज जो है पार्टिकल्स का कम है। और जो कोलाइट है उनके लिए जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उनकी जो वैल्यूज जो है वो कम होगी क्योंकि साइज बढ़ा है, ठीक है। इतना समझ में आया, चलिए ये थी हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब आती है ब्राउनियन मोमेंट। ब्राउनियन मोमेंट क्या होता है, जब भी कोलाइट सॉल्यूशन नीचे सेटल डाउन होने की कोशिश करते हैं तो क्या करता है, वो ब्राउनियन मोमेंट होने लग जाती है, यानी कि वो एक दूसरे से टकराने लग जाते हैं। टकराते ही वो क्या है, जिगजैग जो है मोमेंट करने लगते हैं, यानी कि ये ब्राउनियन मोमेंट के कारण जो है कोलाइट सॉल्यूशन नीचे सेटल डाउन नहीं हो पाता। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और दूसरी पढ़ी है ब्राउनियन प्रॉपर्टी। अब थर्ड हमारे पास आती है टिंडल इफेक्ट। क्या होता है टिंडल इफेक्ट, चलिए देखते हैं। जब हम देखिए क्या लिखा है इसमें, व्हेन ए कन्वर्जिंग, देखिए व्हेन ए कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग फिजिक्स का कंसेप्ट लग रहा है। कन्वर्जिंग बीम, जब एक कन्वर्जिंग बीम जो है उसे कोलाइडल सॉल्यूशन में से पास किया जाता है, ठीक है। एक कन्वर्जिंग बीम है उसे कोलाइडल सॉल्यूशन में से पास किया जाता है तो इसके अंदर जाने पर ये जो लाइट होती है ये क्या हो जाती है, स्कैटर्ड होना शुरू हो जाती है। लाइट जो होती है अंदर जाके स्कैटर्ड हो जाती है और चूंकि ये लाइट अंदर जाके स्कैटर्ड हो जाती है तो हमें ये जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है। तो क्या लिखा है हमने, एक कन्वर्जिंग बीम, ठीक है। कन्वर्जिंग बीम जो है उसको पास करते हैं, लाइट इज पास थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन। कन्वर्जिंग बीम की लाइट को हम कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करते हैं तो इट्स पाथ बिकम विजिबल। क्यों विजिबल हो जाता है, क्योंकि लाइट जो है वो स्कैटर्ड हो जाती है और स्कैटर्ड हो जाती है तो ये विजिबल हो जाता है। और कहाँ से व्यू होता है हमारा, जब हम इसको राइट एंगल से देखते हैं तो उसका पाथ जो है वो हमें नजर आता है, ठीक है। क्या हुआ था, कन्वर्जिंग बीम थी, टिंडल कोन था एक, ठीक है। उसमें से हमने उसके लाइट जो है टिंडल कोलाइडल सॉल्यूशन में से पार की। लाइट जब हम इसके अंदर से पास की तो इसके जो लाइट जो है वो स्कैटर्ड हो गई, ठीक है। स्कैटर्ड हो गई, जो लाइट जो है वो जाके उससे टकराए तो वो स्कैटर्ड हो गई, ठीक है। स्कैटर्ड हुई, दैट्स वाई हमें लाइट का पाथ जो है वो राइट एंगल से
दिखता है, ठीक है, राइट का पार्ट जो है वो हमें राइट एंगल से दिखता है, इसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। अब बात आती है टिंडल कोण की। क्या होता है टिंडल कोण? देखिए यहाँ पर जो है ये हमें पार्ट दिखाई दे रहा है, कोण बना हुआ, जो इस तरफ भी कोण बना हुआ है मतलब हमारा, तो ये हमारा है टिंडल कोण, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है वो हमें लाइट इस पोर्शन में क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इस पोर्शन में स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा है, ठीक है, इस पोर्शन में स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा है 90 डिग्री पे, तो यहाँ पर जो है हमें सबसे ज़्यादा जो है वो लाइट नज़र आती है। ये जो है वो हमारे टिंडल कोण हैं, ये जो है हमारे टिंडल कोण है। अब बात आती है कि टिंडल इफेक्ट को अगर किया जाए, टिंडल इफेक्ट को दिखाने के लिए क्या उनके पास जो है प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। जिससे पहला है साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, जो है कोलाइडल पार्टिकल्स जो है उनका साइज, और जो हमने लाइट उनके ऊपर डाली है उसकी वेवलेंथ, समझ रहे हैं? कोलाइडल पार्टिकल का साइज और जो हमने बीम उसके ऊपर डाली है उसकी वेवलेंथ के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा। सेकेंड चीज़ ये आती है कि लायोफोबिक जो हैं वो दिखाते हैं टिंडल इफेक्ट। सिर्फ लायोफोबिक टिंडल इफेक्ट क्यों दिखाते हैं? क्योंकि इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है कम, इसलिए लायोफोबिक जो है वो दिखाते हैं टिंडल इफेक्ट। तो क्या क्या पढ़ा हमने टिंडल इफेक्ट में? एक कोण होता है, ठीक है, अब इस कोण के रूप में कन्वर्जिंग लाइट जो है हम इस कोलाइडल सॉल्यूशन से निकालते हैं, तो उस लाइट की बीम यहाँ पे आकर स्कैटर्ड हो जाता है, तो हमें राइट एंगल से देखने पर क्या होता है, ये हमें लाइट बीम जो है वो नजर आती है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये थी, हमने यहाँ पे टिंडल कोण पढ़े, टिंडल कोण बन रहे हैं दो हमारे पास। तीसरी चीज़ ये आती है, क्या इसके लिए अप्रोप्रिएट जो है सिचुएशन होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि इसमें जो है कोलाइडल पार्टिकल का साइज, वेवलेंथ ऑफ लाइट के जो है डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लायोफोबिक ये दिखाते हैं क्योंकि इनमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो स्मॉल होता है। तो ये था हमारा टिंडल इफेक्ट, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हम रीड कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास चार्ज ऑन कोलाइड्स। कोलाइड्स पे चार्ज कैसा होता है? देखिए, अब एक बार डेफिनेशन को भूल जाइए, जो मैं समझा रही हूँ वो देखिए। यहाँ पे क्या है? AgNO3 Ki, यहाँ पे मैंने एक्सेस में लिया है Ki को, तो हमारे पास बना है AgI KNO3, दोनों रिएक्शंस में सेम प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक्सेस में इसे लिया है, यहाँ पे हमने एक्सेस में इसे लिया है, ठीक है। अब बात आती है कि कॉमन आयन, अब देखिए एक्सेस में मैंने किसको लिया है? Ki को। कॉमन आयन कौन है? मेरा I। अब I जो है वो मेरा कॉमन आयन है, दैट मीन्स जो भी हमारा कोलाइड बनेगा वो माइनस वाला बनेगा, नेगेटिवली चार्ज बनेगा। कॉमन आयन नेगेटिव है तो नेगेटिवली चार्ज, कॉमन आयन पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली चार्ज बनेगा। AgNO3 एक्सेस में है, हाँ जी एक्सेस में है, Ki है इज इक्वल टू AgI। अब ये एक्सेस में है तो कॉमन आयन Ag जो कि प्लस का है और कॉमन आयन प्लस का है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कोलाइड बनेगा, पॉजिटिव चार्ज कोलाइड जो है वो बन जाएगा। क्या है? द चार्ज ऑन ए कोलाइड इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन ऑन द सरफेस ऑफ कोलाइड्स। कॉमन आयन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कोलाइड बनेगा, कॉमन आयन नेगेटिव है तो नेगेटिव कोलाइड जो है वो बनेगा। तो ये तो बात थी चार्ज ऑन कोलाइड्स की। अब बात आती है इनके कुछ एग्जाम्पल्स की, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज कोलाइड्स, हाइड्रेटेड ऑक्साइड फॉर एग्जाम्पल Al2O3.H2O, ठीक है, ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड है। जितने भी हाइड्रेटेड ऑक्साइड हैं वो पॉजिटिव चार्ज कोलाइड्स हैं, ठीक है। प्लस में हीमोग्लोबिन ऑक्साइड, प्लस में बेसिक डाई। अब देखिए बेसिक डाई स्टफ तो आ रहा है पॉजिटिव में और एसिडिक डाई स्टफ आ रहा है हमारा नेगेटिव में, ठीक है। अब जो जितने महंगे जो है महंगे मेटल्स जो हैं, ठीक है, सोना चांदी आ गया हमारा, अगेन मेटेलिक सॉल्यूशन जो है उनका वो होगा नेगेटिवली चार्ज। मेटल सल्फाइड्स जो हैं वो भी होंगे नेगेटिवली चार्ज। स्टार्च, जेम, जिलेटिन, चारकोल ये सब नेगेटिवली चार्ज हैं और वो सब पॉजिटिवली चार्ज हैं। बेसिक डाई है तो पॉजिटिव चार्ज और अगर एसिडिक डाई है तो नेगेटिव चार्ज। हीमोग्लोबिन ऑक्साइड है तो हमारा ऊपर ऑक्साइड्स जो हैं
वो भी हमारे ऊपर, सल्फाइड्स जो हैं वो हमारे नीचे। तो इस तरीके से जो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज जो हैं वो हम ऐसी कैटेगरी में इनको डिवाइड कर सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स बस हमें याद रखने हैं। नॉर्मली जो है इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछे जाते, बस हमें इसको एक बार टिप्स पे याद रखना है। नेक्स्ट है हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिक डबल लेयर। क्या होती है हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिक डबल लेयर? देखिए यहाँ पे मेरे पास AgI है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड है। क्या ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड है? हाँ जी, बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड है। अब इसके चारों तरफ I- आयन जो है वो लग गया। I- जो है वो आके इसकी तरफ अरेंज हो गया, जो कि क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। हाँ जी, नेगेटिवली चार्ज है। तो क्या ये नेगेटिवली चार्ज I- जो है वो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा? करेगा ना। नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसने क्या किया? पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। हाँ, उतनी मात्रा में नहीं करेगा जितने के नेगेटिव हैं, बट हाँ कुछ मात्रा में करेगा, कुछ जो क्वांटिटी में करेगा। ठीक है। अब सेकंड बात यहाँ पे ये आती है कि ये जो नेगेटिवली चार्ज है ये तो क्या है? फिमली, जो मतलब ये अच्छे से स्टेबल है, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है और ये जो है ये मूवेबल है, भाई जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, दूसरे भी लग सकते हैं। तो क्या है? ये तो हैं, ये हमारे क्या हैं? फिक्स्ड हैं। ठीक है, और ये हमारे मूवेबल हैं। ये मूवेबल हैं और ये हमारे फिक्स्ड हैं। अब क्या कह रहा है? लाइंस देखते हैं। The potential difference between the fixed and हाँ जी, the potential difference between the fixed and movable layer of opposite charge is called zeta potential। इसे ही हम कहते हैं zeta potential। फिक्स्ड और मूवेबल लेयर और उसके बीच में अपोजिट चार्ज के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। अगर अपोजिट चार्ज है दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा और इनके पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम जेटा पोटेंशियल जो है वो कहते हैं। अब बात ये आती है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरा I है और ये I- ने इसको जो है घेर लिया है। ठीक है, I- ने इसको घेर लिया तो इनमें K प्लस K प्लस K प्लस K प्लस। अब ये है कि रिपल्शन ऑफ सेम चार्ज, क्या लिखा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिमिलर चार्ज ऑन द कोलाइड दे डू नॉट एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म ए प्रेसिपिटेट। ये सेम चार्ज है, सेम चार्ज है तो क्या होंगे? रिपल्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्शन होगा। तो वो आपस में पीपीटी नहीं बना पाएंगे और अगर वो प्रेसिपिटेट नहीं बना पाएंगे तो हमारा कोलाइड जो है वो हो जाएगा स्टेबल। तो ये इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। क्या पॉजिटिव पॉइंट है? कि सिमिलर चार्ज है, सिमिलर चार्ज है तो आपस में मिलकर प्रेसिपिटेट नहीं बना पाएंगे और प्रेसिपिटेट नहीं बना पाएंगे तो कोलाइड हो जाएगा हमारा स्टेबल। तो कोलाइड हो जाएगा हमारा स्टेबल। तो ये था हमारे पास हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिक डबल लेयर और इसमें हमने जेटा पोटेंशियल पढ़ा और प्लस में हमने इसमें पढ़ा स्टेबल कोलाइड कैसे बनाया जाए। जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा सेम चार्जेस का उतना ही वो क्या होगा? कोलाइड स्टेबल होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोगुलेशन। कोगुलेशन क्या होता है? देखिए मैंने अभी अब आपको बताया कि एक कोलाइड सॉल्यूशन होता है, हमें पता है कोलाइड सॉल्यूशन होता है, उसमें मान लो कि माइनस चार्ज का है या फिर वो प्लस चार्ज का है, नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज, कोई भी उस पर चार्ज है। उसके अंदर मैं उसका अपोजिट चार्ज का अगर डाल देती हूँ इलेक्ट्रोलाइट, अपोजिट चार्ज का इलेक्ट्रोलाइट डालती तो प्रेसिपिटेशन हो जाता है, कोलाइड सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल नहीं हो पाता। तो कोगुलेशन यही होता है, द कन्वर्शन ऑफ कोलाइड्स इनटू प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड कोगुलेशन। ठीक है, अब एक हमारे पास टर्म आती है फ्लक्चुएशन। ठीक है, फ्लक्चुएशन क्या होता है? कोगुलेशन जो है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है, इसमें प्रेसिपिटेट। फ्लक्चुएशन में जो क्या होता है, देखिए फ्लक्चुएशन में जो प्रेसिपिटेट है वो ऊपर की तरफ फ्लोट होने लगता है, फ्लोट होने लगता है फ्लक्चुएशन में और नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है कोगुलेशन में। यही इनके बीच में डिफरेंस था, सिर्फ कोगुलेशन और फ्लक्चुएशन। अब दूसरी बात ये आती है कि कोगुलेशन वैल्यू क्या होती है। देखिए कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक तो है 5 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोलाइट को मैंने क्या किया 5 ग्राम डाला, एक इलेक्ट्रोलाइट को मैंने डाला 10 ग्राम, एक के 5 ग्राम डालने से प्रेसिपिटेशन हुआ, ठीक है, और एक में 10 ग्राम डालने से प्रेसिपिटेशन हुआ। तो ज़्यादा पावर वाला कौन सा हुआ? देखिए 5 ग्राम डालते ही प्रेसिपिटेशन हो गया, दैट मीन्स ज़्यादा पावर किस इलेक्ट्रोलाइट की? इस इलेक्ट्रोलाइट की पावर जो है वो ज़्यादा होती है। तो कोगुलेशन वैल्यू क्या होती है? मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन
मिलीमोल्स, मिलीमोल्स में एडेड टू कोज प्रेसिपिटेशन ऑफ 1 लीटर ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड कोगुलेशन। मिनिमम अमाउंट जो होता है वो होता है इसके लिए किसी भी कोलाइड सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन करवाने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट का मिनिमम अमाउंट जो है वो डाला जाता है वो होती है हमारी कोगुलेशन वैल्यू। कोगुलेशन पावर जो होती है वो कोगुलेशन वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्यों? देखिए 5 ग्राम डाला था तो प्रेसिपिटेशन हो गया, दूसरा हमने 10 ग्राम डाला तो प्रेसिपिटेशन हुआ। वैल्यू कम तो पावर ज़्यादा, वैल्यू ज़्यादा तो पावर कम। तो कोगुलेशन पावर जो है वो जो है बरोबर 1 क्या हो गया कोगुलेशन वैल्यू, ये इसके व्युत्क्रमानुपाती या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो होती है। तो कोगुलेशन पावर जितनी ज़्यादा होगी कोगुलेशन वैल्यू जो है वो उतनी ही कम होगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए यहाँ पर कोगुलेशन वैल्यू दी हुई है NaCl के लिए 51 मिलीमोल्स, BaCl2 के लिए 0.69 मिलीमोल्स, AlCl3 के लिए 0.09 मिलीमोल्स। अब कोगुलेशन पावर अगर देखी जाए, ठीक है, ये हमें दे रखी है कोगुलेशन वैल्यूज सॉरी, कोगुलेशन वैल्यूज जो है वो हमें ये दे रखी है। अब देखिए कोगुलेशन वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी कोगुलेशन पावर उतनी कम होगी, कोगुलेशन पावर जितनी ज़्यादा होगी कोगुलेशन वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो अगर अरेंज करें ऑर्डर में तो AlCl3 इज ग्रेटर देन BaCl2 इज ग्रेटर देन NaCl। ठीक है, समझ में आई बात? कोगुलेशन पावर कोगुलेशन वैल्यू क्या होता है। चलिए अब देखते हैं हार्डी-शुल्ज रूल। क्या है हार्डी-शुल्ज रूल? द कोगुलेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एक्टिव आयंस। चार्ज जितना ज़्यादा होगा कोगुलेशन पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। हायर द वैलेंसी ऑफ आयन ग्रेटर द पावर टू प्रेसिपिटेट। जितना ज़्यादा जो है आयन के पास वैलेंसी होगी उतने ही ज़्यादा जो है प्रेसिपिटेट होगा, पावर की प्रेसिपिटेट उतनी ही ज़्यादा होगी। ये हमें बताया हार्डी-शुल्ज रूल ने। देखिए AlCl3 +3 चार्ज जितना ज़्यादा उतनी जो है प्रेसिपिटेट पावर जो है वो ज़्यादा होगी। चार्ज जितना ज़्यादा उतनी ही प्रेसिपिटेट पावर जो है वो ज़्यादा होगी। तो हमें ये इन्होंने क्या बताया, जितना चार्ज ज़्यादा प्रेसिपिटेट पावर उतनी ज़्यादा। कोगुलेशन पावर जो है वो समानुपाती होती है, कोगुलेशन पावर इज समानुपाती टू चार्ज ऑफ एक्टिव आयंस। कोगुलेशन पावर इज समानुपाती टू चार्ज ऑफ एक्टिव आयंस। तो ये था हमारा हार्डी-शुल्ज रूल। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा गोल्ड नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। गोल्ड नंबर पूछा जाता है बहुत बार, तो अच्छे से ध्यान देके पढ़ेंगे। ये इसको प्रोटेक्टिंग कोलाइड भी कहते हैं। ठीक है, ये किसके लिए होता है? लायोफिलिक कोलाइड के लिए होता है। बहुत प्यार से बहुत अच्छे से समझेंगे। लायोफिलिक कोलाइड के लिए होता है गोल्ड नंबर। ओके, इतनी बात समझ में। अब क्या है, गोल्ड नंबर की वैल्यू जो है वो होती है मिलीग्राम्स में, वैल्यू होती है मिलीग्राम्स में। ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। मिलीग्राम्स वैल्यू होती है और अगर मिलीग्राम्स में नहीं हो रही तो मिलीग्राम्स में चेंज करो उसको। मिलीग्राम्स में नहीं हो रही तो मिलीग्राम्स में इसको चेंज करो। ठीक है, दूसरी बात आती है 10 ml कोलाइडी सॉल्यूशन। चलिए यहाँ पे मैं आपको बता के, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, कितना है ये? 10 ml कोलाइडल सॉल्यूशन है। इसमें मैंने 1 ml जो है 10% NaCl डाल दिया। ठीक है, वेट बाय वेट 1 ml मैंने 10% NaCl डाल दिया। ठीक है, अब बात आती है कि अब इसके अंदर when 1 mole ऑफ क्या लिखा है, द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ लायोफिलिक कोलाइड एडेड इन 10 ml कोलाइडल सॉल्यूशन टू स्टॉप कोगुलेशन। मान लीजिए इसके अंदर जो है मैंने डाल दिया गोल्ड। ठीक है, गोल्ड सोल्ट डाल दिया मैंने इसके अंदर, गोल्ड सोल्ट डाल दिया मैंने इसके अंदर। अब इसके अंदर जो मैंने गोल्ड सोल्ट डाला है, देखिए ये सब वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू है जो दी गई है, वही वैल्यू में डाली है। 10 ml मैंने इसके अंदर गोल्ड सोल्ट डाला है। अब इसके अंदर जो है 1 ml 10% NaCl डाल दिया। NaCl डालने के बाद अब गोल्ड सोल्ट जो है वो मेरा कॉमन आयन अगर नेगेटिव हुआ तो इसके नेगेटिव के साथ कोलाइड बना लेगा। ठीक है, और पॉजिटिव हुआ तो इसके पॉजिटिव के साथ मिलके जो है वो प्रेसिपिटेट बना लेगा। नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ मिलके, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। अब हमें पता है कॉमन आयन हमारा नेगेटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव। अब इसके पास नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है तो उसके साथ वो मिलके बना लेगा। ठीक है, क्या बना लेगा? प्रेसिपिटेट बना लेगा। अब इसमें मैं कितना
जो है लायोफिलिक कोलाइड डालूं। लायोफिलिक कोलाइड में इसमें कितना डालूं कि प्रेसिपिटेट ना हो, प्रेसिपिटेशन रुक जाए। समझ रहे हैं बात को? क्या किया हमने 10 ml जो है गोल्ड सोल लिया था, उसके अंदर 1 ml 10% NaCl डाला, ठीक है। अब इसके पॉजिटिव वाला है, नेगेटिव वाला है, जो भी है ये इसके साथ मिलके जो बना लेगा प्रेसिपिटेट। दोनों केस बनते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, जो भी आप कॉमन आयन ले रहे हैं वही, ठीक है। अब इसके साथ बना लेगा प्रेसिपिटेट। अब मैं इसके अंदर कितना लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन डालूं कि ये जो है प्रेसिपिटेट ना हो, ये जो है प्रेसिपिटेट ना हो। अब यहाँ एक बात और आती है कि स्मॉलर द गोल्ड नंबर ग्रेटर इट्स प्रोटेक्टिंग पावर। अब कैसे हुआ? मान लीजिए कि एक मैं कोई भी ले रही हूँ, मान लीजिए कोई भी एक मैंने 5 ग्राम सॉल्यूशन लिया, जो कि 5 ग्राम मिलाने से कोगुलेशन जो है वो रोक रहा है, ठीक है, कोगुलेशन कर रहा है, कोगुलेशन रोक रहा है। और एक जो है वो 10 ग्राम मिलाने से हो रहा है, ठीक है। देखिए क्या पढ़ा हमने, डिफाइंड लाइफ द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ कोगुलेशन व्हेन 1 ml ऑफ 10% NaCl इज एडेड, ठीक है। अब एक जो है 5 ग्राम मिलाने से कोगुलेशन रोक रहा है और एक जो है वो 10 ग्राम मिलाने से कोगुलेशन रोक रहा है, ठीक है। जो 5 ग्राम मिलाने से कोगुलेशन रोक रहा है दैट मीन्स इसकी पावर ज़्यादा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं काम करवाने गए हैं, एक आपका दोस्त गया, उसने 500 रुपये दिए अपने काम करवाने के, आपने 100 रुपये दिए अपने काम करवाने के, मतलब आप में पावर है, आपकी चलती है, तभी तो पावर आपकी ज़्यादा है, तभी आपने कम पैसों में काम करवा लिया। उसकी बेचारे की पावर कम थी, वो जानता नहीं था किसी को, तो उसकी जो है पावर कम थी, तो प्रोटेक्टिंग पावर कम है, तो फिर कोगुलेशन के लिए हमको ज़्यादा जो है प्रोडक्ट मिलाना पड़ेगा। वैसे ही है स्मॉलर द गोल्ड नंबर ग्रेटर इज प्रोटेक्टिंग पावर, ओके। अब ये 2 क्वेश्चन हमारे पास है। मान लीजिए मुझे ए दिया है और बी दिया है। ए के लिए गोल्ड नंबर मुझे दिया है 10 ग्राम और बी के लिए मुझे गोल्ड नंबर दिया है 100 मिलीग्राम। ए के लिए 10 मिलीग्राम, बी के लिए 100 मिलीग्राम। तो किसकी ज़्यादा प्रोटेक्टिंग पावर? जिसके पास कम है। तो क्या हुआ? 10 मिलीग्राम इज मोर प्रोटेक्टिंग पावर बिकॉज गोल्ड नंबर की वैल्यू इसमें स्मॉल है। बस इसी तरीके के नॉर्मल क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, कोई ज़्यादा धुरंधर सवाल इसमें से कुछ नहीं आता है। सेकंड क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इफ 30 ग्राम ऑफ लायोफिलिक सॉल्यूशन इज एडेड इन 100 ml ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सोल, कैलकुलेट द गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर आपको देखना है, देखिए क्या है, 100 ml में 30 ग्राम, तो 1 ml में 30/100। और अगर 10 ml की बात की जाए, हाँ, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड कितना होता है, 10 ml की बात की जाए तो 30/100 इंटू 10, 1 की पावर, तो ये आ गया हमारा 3 मिलीग्राम्स। ये आ गया हमारा 3 मिलीग्राम्स। हमें किस में वैल्यू निकालनी होती है इसकी? मिलीग्राम्स में। तो ये आ गया हमारा 3 मिलीग्राम। किया क्या हमने 100 से 30 किया, तो 10 ml हमारी स्टैंडर्ड है, तो उससे हमने 3 ml निकाल लिया। तो अब है हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज इमल्शन। इमल्शन क्या होता है? जब डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम दोनों जो हैं वो लिक्विड होंगे। हमने अभी पढ़ा था कोलाइड्स के, जो वहाँ पे मैंने आपको जेल और इमल्शन याद करने के लिए बोला था, जिसमें डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम दोनों जो है वो लिक्विड होते हैं। क्लासिफिकेशन देखें तो ऑयल इन वाटर, ठीक है, ऑयल इन वाटर, वाटर लिया उसके अंदर ऑयल है वाटर के अंदर, वाटर जो है वो ज़्यादा है, दैट मीन्स ये हो गया मिल्क एंड पेंट्स। और जहाँ पर वाटर इन ऑयल, ऑयल जो है वो ज़्यादा है, वाटर जो है वो कम है, वो हमारा हो गया बटर। बटर हमने देखा है फैटी होता है, बहुत ऑयली होता है ना। तो क्या है, ऑयली है तो इसमें ऑयल ज़्यादा है, वाटर कम है। मिल्क जो है उसमें वाटर ज़्यादा होता है, और कुछ वाटर जो है हमारे दूध वाले भैया मिला के ला देते हैं, ताकि हमारा जो है दूध जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही, मिल्क जो है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो ये था हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, इमल्शन।